किताब निकालो, कल जो पढ़ाया था रिवीजन करो उसका। क्या हुआ? बेटा आप लोग ये बताओ, पहले आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ लिया? सभी बच्चों ने रिवीजन किया कर जाके? यस सर नहीं किया था सभी लोगों ने? हाँ आप लोग ये बताओ, एनिमल किंगडम सब लोगों ने पढ़ लिया एक बार? सब लोगों ने? बेटा आपने क्वेश्चन लगाए उसके एनिमल किंगडम के? क्वेश्चन नहीं लगाए? क्यों? तो मैं लाके तो या मैं अभी 50-60 किताब मंगाऊं फिर आप लोगों को दूंगा हाथ में उल्टा क्वेश्चन करो? बेटा आप क्वेश्चन करो। अरे बहुत सारे मिल जाते, गूगल से कर लिया करो। और आप लोग बेटा क्वेश्चन मैंने कहा था कि एक चैप्टर पढ़ो तो उसके कम से कम 100 क्वेश्चन करो, ठीक है? और 100 क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लगेगा कि हम लोग किस लेवल का पढ़ना चाहिए और हमें कहाँ तक पढ़ना चाहिए, ठीक है? पहली बात सुनो, बोलो मतलब आप लोग चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, हाँ जाओ, आप लोग पहले ध्यान रखा करो कि आप लोग हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगाया करो। अगर आपके क्वेश्चन 100 लग पा रहे हैं तो आप माना करो कि मेरा चैप्टर कंप्लीट है और टीचर ने भी सही पढ़ाया है, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन नहीं लग रहा है इसका मतलब ये है या तो आप में कमी है या फिर आप लोग थोड़ा कम लेवल का पढ़ रहे हो, नीट लेवल का पढ़ नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ लेवल तक पहुँचना है तो आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे और क्वेश्चन आपके सारे लग जाएंगे अगर आप मेहनत से लगाओगे तो, ठीक है? लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा मेहनत से, ठीक है? तो आप लोगों ने एनिमल किंगडम में बच्चे किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हो? हाँ बताओ, किसी को डाउट है? नहीं है? किसी बच्चे को कुछ एनिमल किंगडम में पूछना है? वरना मैंने कल एक चैप्टर नया स्टार्ट किया था भाई, हम लोग करेंगे रिपीट ना। पर जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था वो था कौन सा? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो सभी लोग एनसीईआरटी बेटा निकालो और सब लोग आराम से उस चैप्टर को ओपन कर लो। हाँ। बेटा बैठ जाओ, जल्दी बैठो। बच्चे आपको 2 बजे तक आ जाया करो, सभी लोग ऐसे सिस्टम होता है। हाँ जाओ, सही सभी लोग 2 बजे तक आ जाया करो। चलो फिर हम लोग पढ़ते हैं बेटा ये वाला चैप्टर, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अच्छा ये बताओ कल मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था आपको? मैंने बताया था, हाँ मेढक के बारे में पढ़ा रहा था ना। आप लोगों ने घर जाके मेढक देखा? पहले बताओ क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? अरे भगवान, मतलब उसने मरा हुआ देखा, पता नहीं कहाँ देखा, कहाँ मिल गया था मरा हुआ? चलो इधर देखो, आप लोगों ने सबने मेढक देखा होगा अच्छे से। बेटा यहाँ पे हम लोग मेढक के बारे में, मैं आपको आज एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि लगभग मेढक जरा सा होता है, बिल्कुल इतना बड़ा होता है, और उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो लगभग हमारी तरह होता है। जैसे हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हम लोगों में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हम लोगों में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लगभग सेम होता है। कुछ चीजें जो डिफरेंस होते हैं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वैसे अगर आप लोग इसके बारे में सही से पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज जो होगी वो ह्यूमंस के बारे में हो जाएगी। किसके बारे में हो जाएगी? ह्यूमंस के बारे में। तो बेटा मैंने कल आपको ये बताया था, पहले तो मैंने कहा था कोई भी लिविंग होता है, क्या होता है? उसका हमेशा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको फर्स्ट चैप्टर में पता होना चाहिए कि आपके लिए लिविंग के कैरेक्टर पढ़े होंगे सब बच्चों ने। जैसे पहला कैरेक्टर क्या होता है लिविंग का बेटा? ग्रोथ होता है, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा कॉन्शियसनेस और पांचवा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 कैरेक्टर्स किसके होते हैं? लिविंग के। आप लोग अगर लिविंग में और नॉन लिविंग में डिफरेंस बताओगे तो आपको 5 कैरेक्टर मिलेंगे जिसको देख के आप कह सकते हो कोई क्या है? लिविंग है। जैसे पहले ग्रोथ को देख के बता सकते हो आप लोग,
दूसरा रिप्रोडक्शन देखते, तीसरा मेटाबॉलिज्म क्या होती है बेटा, केमिकल्स रिएक्शन जितनी बॉडी में होती है वो सब। चौथा मैंने कहा था कॉन्शियसनेस, इसका मतलब क्या होता है, संवेदनाएं, चेतना है, ठीक है। और पांचवा क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा था चाहे दुनिया में कोई भी लेवल में उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और हमने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था वो 4 टाइप का था। कितने टाइप का था, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट था सेलुलर लेवल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेलुलर लेवल के होते हैं, उनमें टिश्यू नहीं बनता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो टिश्यू लेवल के होते हैं, उनमें ऑर्गन नहीं बनता है, खाली टिश्यू लेवल रहता है। इसके बाद कुछ ऑर्गन एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गन लेवल के होते हैं, कौन से लेवल के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं। जैसे आपको पता है, अगर मैंने सेलुलर लेवल की बात करूं तो सबसे फर्स्ट फाइलम जो हमने पढ़ा था वो था पोरीफेरा। क्या था, पोरीफेरा में जो भी एनिमल्स थे उनके पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, सेलुलर लेवल का। दूसरा जो हमने फाइलम पढ़ा था वो था सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, उन दोनों में कौन सा था, टिश्यू लेवल का। कौन सा लेवल का था बेटा, टिश्यू लेवल का। इसके बाद हमने देखा था कि अगले जो प्लेटी हेलमिंथेस था उसमें ऑर्गन लेवल का था, और एस्के हेलमिंथेस टू कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स थे सभी में टिश्यू कौन सा था, ऑर्गन सिस्टम लेवल था। ये आपको पता है इतना। तो ऑर्गन सिस्टम का लेवल का मतलब है कि जिस एनिमल्स में ऑर्गन्स बने होंगे। अब बेटा अगर ऑर्गन्स बने होंगे तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ होगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिंपल सा होता है, जैसे ये बिल्डिंग बनी है, अगर ये मकान बना हुआ है तो आपको पता ही है, एकदम ऐसा नहीं कि हम लोग दीवार गए ट्राली से और रख के ले आए और दीवार लगा दी, ऐसा नहीं हुआ है। पहले आप लोग ईंट लेके आए थे, ईंट को जोड़ा आपस में तो ये दीवार बनी है, दीवार जोड़ी तो फिर इसके बाद ये क्या डाल दिया, छत डाल दिया, लेंटर जैसे बोलते हैं, ये डाल दिया, और इसके बाद ये क्या बन गया, रूम बन गया। और जब बहुत सारे रूम हमने जोड़ दिए तो क्या बन गया, मकान बन गया। मकान इसको तो ना बोल सकते ना कि एक रूम यहाँ पे, एक रूम 1 किलोमीटर अगले जाके, उसको मकान बोलते हो क्या, नहीं बोल पाओगे। ऐसे हमारी बॉडी का क्या हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। पहले सेल, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद टिश्यू सिस्टम, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे इन्होंने श्रोक का दिखाया है। बेसिकली आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि अगर सेलुलर लेवल समझिए क्या होता है, टिश्यू लेवल क्या होता है, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है, पता है आपको, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे इन्होंने फ्रॉक के बारे में दिया, किसके बारे में दिया बेटा, अगर हम टिश्यू की बात करें तो आपको पता होगा प्लांट्स के पास अलग टिश्यू होते हैं, हमारे पास अलग टिश्यू होते हैं। जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारे मैं बताऊंगा उस टाइम पे जाके टिश्यू। वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, सही है, जाइलम फिलम होता है, वेस्कुलर टिश्यू होता है, और ग्राउंड टिश्यू होता है। काफी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वहाँ पे अलग टिश्यू होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अलग टिश्यू होता है। लेकिन प्लांट्स में क्या ऑर्गन बनते हैं, नहीं बनते ना, टिश्यू के बाद ऑर्गन नहीं बनते, लेकिन हम लोगों में टिश्यू के बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। आपकी बॉडी में टोटल अगर हम बात करें तो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। पहला कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कौन सा होता है बेटा, कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, कुछ बच्चे और बोलना। तीसरा मस्कुलर टिश्यू, और चौथा न्यूरल टिश्यू। मैंने कहा था एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है जितनी भी हमारी बॉडी की कवरिंग है, क्या है, जैसे स्किन हो गई या बहुत सारी ग्लैंड्स हो गई, जो किससे बनी होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू से। अगर हम कनेक्टिंग टिश्यू की बात करें, जैसे आपका ब्लड हो गया, ये सब क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू। इसके बाद अगर मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो जितने भी मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मस्कुलर टिश्यू। और न्यूरल टिश्यू की बात करें तो हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारी सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब किसमें आएंगे, नर्वस टिश्यू में। तो हमारी बॉडी में टोटल कितने टाइप के टिश्यू होते हैं बेटा, 4 टाइप के। ये आपने बहुत अच्छे से 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में सॉरी 9th हाई स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्लियर होगा इतना। हम लोग यहाँ पे जो आज पढ़ेंगे वो इस चैप्टर में बात करेंगे किसके बारे में, फ्रॉग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो आप लोगों ने बेसिकली फ्रॉग को देखा है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फ्रॉग कैसा होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। वैसे फ्रॉग का, अच्छा फ्रॉग का पहले जो होता था, अगर मैं बात करूं आज से 5-6 साल पहले, तो उसका फ्रॉग का वो भी करवाते थे, सेक्शन, यानी कि आप लोग जाते थे प्रैक्टिकल करने, तो वहां पे फ्रॉग को फाड़ के फिर उसको क्या करना पड़ता था, ऑपरेशन करना पड़ता था। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप खा भी सकते हो, ठीक है, ये भी कर दीजिए बेटा। तो ये हमने देखा था कि फ्रॉग के बारे में, तो अब यहाँ पे भी फ्रॉग के बारे में दिया है, तो आप लोग फ्रॉग के बारे में पढ़ो आराम से बैठ के, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग किताब निकालो बेटा, फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं। वन बाय वन क्या क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा या वहीं से पढ़ाऊंगा, तो शुरू से। कौन बच्चा शुरू से, कौन शुरू से कह रहा है, खाली 3 बच्चे, वोट कम है आपके। चलो शुरू से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा किताब निकालो आप लोग, सभी लोगों ने किताब निकाल ली। किताब नहीं है आप लोगों के पास, क्यों हैं, सहने नहीं है यहाँ पे,
सैलियस ले किताब करो। चलो बेटा यहाँ पे देखो, इधर देखो सभी लोग, बातें मत करो, आराम से पढ़ते हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। ये चैप्टर बहुत छोटा है और हम लोग आराम से कल तक खत्म कर देंगे, आज करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो, देखो यहाँ पे कह रहा है पहले तो ये कि आप लोगों ने, जब हमने पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, आप लोगों को 5 किंगडम के बारे में पूरी नॉलेज भी है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप लोगों ने पहले चैप्टर्स में देखा कि ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी वैरायटी है। क्या है? बहुत सारी वैरायटी है। आप लोग धरती पे देखोगे तो इतनी टाइप की स्पीशीज है कि आप लोग खुद चक्कर में पड़ जाओगे। दूसरा बात, यहाँ पे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के एनिमल्स हैं। यूनिसेलुलर ऐसे होते हैं जो आपको नहीं दिखाई देते, जैसे तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, सही है, माइकोप्लाज्मा हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, वो हो गया तुम्हारा डायनोफ्लैजेलेट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तुम्हारा एग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कैसे हैं, यूनिसेलुलर, जो आज तक आपको दिखाई नहीं दिए। अगर मुझे लग रहा है धरती पे सारे मल्टीसेलुलर होते तो आप लोगों को पैर रखने की जगह नहीं होता। आप लोगों को पता है, आप यहाँ पे हो, आपके आसपास कितने बैक्टीरिया हैं, ये आपको नॉलेज नहीं है ना। अगर यही होते मल्टीसेलुलर तो कितने होते, सोचो, आप लोगों को खत्म कर देते। तो कहीं ना कहीं ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। इनका यानी कि पूरी बॉडी का जो फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, जितना भी फंक्शन होगा कौन करेगा, सिंगल सेल। कौन करेगा बेटा? सिंगल सेल, यानी कि एक ही सेल होगी, इसीलिए इनको बोलते हैं एक कोशिकीय। क्या बोलते हैं? यानी कि इनका पूरा जितना भी बॉडी का फंक्शन होता है वो कौन करता है, सिंगल सेल करता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जैसे सिंगल सेल की अगर हम बात करें तो आपने मोनेरा किंगडम पढ़ा था और आपने पढ़ा था प्रोटिस्टा किंगडम में। इसके बाद हमने फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, 3 किंगडम में जो एनिमल्स पढ़े हैं वो सब कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय, यानी कि उनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होंगी जो टिश्यू बनाएंगी और उसके बाद ऑर्गन बनेंगे, और सारे ऑर्गन हर सिस्टम में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। जैसे अगर हम बात करें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें कौन इन्वॉल्व होगा बेटा, लंग्स होंगे। ऐसे तुम्हारा अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्या होगा, हार्ट होगा। ऐसी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो किडनी होगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आपका क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगी। तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में हमारा अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और उनमें अलग अलग टाइप की क्या है, सेल्स। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं कहूं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं लंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एल्वलाई, आपको पता होना चाहिए, अभी मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही साहब, अभी रुक जाओ। इसके बाद अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है बताओ, नेफ्रॉन। क्या होता है? तो अलग अलग सेल है हर जगह। जैसे अगर हम बात करें लीवर की तो वहां पे कौन सी सेल होती है बेटा, हेपेटिक सेल। कौन सी होती है? हेपेटिक सेल। तो अलग अलग जगह अलग अलग सेल हैं और अलग अलग क्या है, ऑर्गन है, उनके अलग अलग फंक्शन है। लेकिन सारे ऑर्गन जो वर्क करते हैं वो कौन से मैनर में करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर। कौन से मैनर में काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड। का मतलब होता है ऐसा नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका वर्क कर रहा है तो उस टाइम पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ये कहेगा रुक जाओ थोड़ी देर है, तुम पहले खाना खा लो उसके बाद मैं अपना ब्लड सर्कुलेट कर लूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आपका पूरा बॉडी एक साथ काम कर रहा है, आप खाना भी खा रहे हो, आप सांस भी ले रहे हो, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन भी फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम बात करें तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, सारे सिस्टम क्या हो रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। अगर एक भी सिस्टम आपका रुक गया तो क्या हो जाएगा, सारे फंक्शन क्या होंगे, रुक जाएंगे। अगर हार्ट बीट आपका करना बंद कर दे तो क्या होगा, मर जाओगे। अच्छा हाँ चलो ठीक है, हार्ट बीट ना आया, चलो ठीक है, इधर आ जाओ, पहले मर जाओगे। इधर देखो, यहाँ पे तो सब यही दिखाया गया है बेटा कि यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, कौन से होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। आपने एनिमल किंगडम पढ़ चुके हो और आप लोग 5 किंगडम भी पढ़ चुके हो। यहाँ पे ये कह रहा है बेटा सेल होती है, उसके बाद क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, जो भी यहाँ पे मैंने आपको कल सब बता दिया था, ठीक है, ये तो सब बता दिया था, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की, ये कोऑर्डिनेट मैनर हो गया। और ये तुम्हारा यहाँ तक तो भैया जो अभी मैं आपको समझा रहा था, ठीक है, सारे ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और कल मैंने आपको पढ़ा भी दिया था। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉग, किस कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉग। तो आप लोग फ्रॉग निकालो बेटा। सबसे पहले आप लोग देखो फ्रॉग के बारे में, ये फ्रॉग है, ये इसका कौन सा पार्ट है बेटा, हेड पार्ट है। ये इसका कौन सा पार्ट है, ट्रंक पार्ट है। इसमें नेक क्या होती है, अपसेंट होती है, गर्दन नहीं होती है, और टेल भी क्या होती है, अपसेंट होती है। पता है आपको, ये इसके क्या है बेटा, फोर लिम्ब में, और ये इसके क्या है, हिंड लिम्ब में। यहाँ पे देखो इसके हिंड लिम्ब होते हैं, वेव्ड होते हैं। कैसे होते हैं, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसके जो पीछे वाले लिम्ब होते हैं उनके ऐसे ये है, तो इसके बीच बीच में स्किन होगी, क्या होगी, स्किन, लेकिन अगले वालों में ये नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो अभी हम बात करेंगे फोर लिम्ब में जो आपकी डिजिट होती है कितनी होती है, 4,
और हिंड लिम्ब में कितनी होती है? 5 डिजिट। सही है, ये सब हम बात करेंगे अभी ये करके मेढक के बारे में। आपको पीछे ये वाली इसकी कौन सी साइड है बेटा? डॉर्सल साइड है। कौन सी है? और अगली वाली कौन सी साइड है? आपकी अगली कौन सी साइड है? वेंट्रल। ये वाली साइड कौन सी है? वेंट्रल। और पीछे वाली साइड कौन सी है? डॉर्सल। ये आपको पता है, ठीक है। फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं पहले, इसके बाद इसकी जो भी बात होंगी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे देखो, कह रहा है फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। यानी कि जो आपको बताइए एम्फीबिया है, इसका वो क्या है क्लास? क्या है? एम्फीबिया है, इसीलिए ये धरती और पानी दोनों में रह सकता है। क्लियर हुआ? अच्छा, इसका बेटा अगर हम फाइलम की बात करें तो कौन सा होगा? कॉर्डेटा। और अगर किंगडम की बात करें तो कौन सा होगा? एनिमलिया। सही है। यहाँ पे देखो यही नहीं बताया, एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम। यानी कि फाइलम कौन सा है? वो सॉरी, क्लास एम्फीबिया और फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। सही है। और किंगडम कौन सा है? एनिमलिया। एनिमली तो है, ये प्लांट सुनना है, जो प्लांट किंगडम में होगा एनिमलिया होगा। इसके बाद कह रहा था मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया। सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो कौन सी है? राना टिग्रीना। जो आपके घरों में घूमता है वो कौन सा है? राना टिग्रीना। नाम कितना अच्छा है, राना है। ऐसा लग रहा है कितना होता नहीं है सेंस और राना टिग्रीना, और घरों में रहता है ना। अभी तक तो बहुत घूमता था, बहुत कम हो गए। इसका रीजन पता है क्या कम क्यों हो गए मेढक? इसीलिए हुआ क्योंकि अब जो गांव होते हैं, गांव भी होते हैं, उनमें रोड क्या होते हैं? पक्के हो गए सारे, नाली भी पक्की हो गई है, घर भी लोगों के पक्के हो गए। तो ये बाद में जाएंगे कहाँ? चलो अभी तो निकल आएंगे, उसके बाद जैसी ठंड आएगी, गर्मी आएगी, फिर कहाँ जाएंगे? इन्हें जाना कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर। पहले क्या होता था? कच्चे थे रोड, कच्चे थे मकान, लोगों के कच्चे थे, जगह खाली पड़ी रहती थी गाँव में बहुत सारी। तो आपने देखा होगा पानी जहाँ रुकता था, अरे भाई सबके गाँव में ऐसा होगा, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तो आप लोग बताओ, जहाँ पानी रुकता था, जैसे कोई रोड है कच्चा, जहाँ पानी रुकता था तो वहाँ दलदल हो जाती थी। होगा सबके साथ, पता होगा सबको, दलदल हो जाती थी। और वो दलदल फिर पूरी साल रहती थी, थोड़ा बहुत पानी रहता था हमेशा, तो ये उसी के अंदर घुस जाते थे। अब इनको कहाँ जगह मिलती है? खाली तालाब के पास। कहाँ मिलती है? तो आपको मेढक देखना हो तो आप लोग तालाब के पास जा सकते हो, आराम से मेढक देख सकते हो। ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद देखो, तो यहाँ पे कह रहा है मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो है वो इंडिया में कौन सी है बेटा? राना टिग्रीना। यानी कि अगर मेढक फ्रॉग का आप लोग साइंटिफिक नाम देखोगे तो क्या होगा? राना टिग्रीना। आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अगले कह रहा है बेटा, बोलो मत कोई भी, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। देखो मैं आपको यहाँ के सारे कैरेक्टर्स ह्यूमन से रिलेट करके बताऊंगा, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी हो। बेटा हमारे जो हम लोग होते हैं, हम लोग कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड। कैसे होते हैं? मतलब ये हुआ कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम बात करें तो आपका कितना होता है? 37 डिग्री होता है, और फॉरेन हाइट में देखें तो कितना होता है? 97 पॉइंट कुछ होता है, 4 वगैरह ऐसा कुछ होता है। हाँ 97 98 इतना ही होता है। तो ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। अगर इससे बढ़ रहा है तो आपको कहते हैं क्या आ गया? फीवर। क्या आ गया? और कम हो जाता है तो क्या बोलते हैं? तो देख रहा ठंडे बढ़ रहे हो, मरने वाले हो। तो इधर देखो, तो हमारे अंदर एक मैकेनिज्म है। एक तो ये मैकेनिज्म है कि हमारा ब्लड जो है वो अलग अलग है, प्योर ब्लड अलग और इम्प्योर ब्लड अलग। हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर है? एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसका हार्ट 4 चैम्बर होगा वही एनिमल कैसा होगा? वार्म ब्लडेड। बकाया लगभग 2 चैम्बर वाले और 3 चैम्बर वाले कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। कैसे होते हैं? इसीलिए यही कारण है कि अभी तक हम लोग जो एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो सब कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है वो बेटा बहुत स्मार्ट होते हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते। सही है, उनके पास ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं होती जिससे वो बॉडी टेम्परेचर क्या रखें? कांस्टेंट रख पाए। तो क्या होता है, अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो उनका बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो उन्हें ना तो कोई ठंड लगेगी ना ही उन्हें गर्मी लगेगी। लेकिन हम लोगों में क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। अगर बाहर का ज्यादा होता है तो हमें क्या लगती है? गर्मी। और बाहर का अगर कम होता है तो हमें क्या लगती है? ठंड। यानी कि ये कैसे होते हैं? इन्हें बोलते हैं हम लोग कन्फर्मर। क्या बोलते हैं? कन्फर्मर का मतलब होता है जो बाहर के टेम्परेचर से अपना बॉडी टेम्परेचर कन्फर्म करे। तभी तो बताओ मछलियां वगैरह होती है ठंडी लगती है तो, वरना जिस तालाब में आप लोग पानी हाथ डालो सुन हो जाएगा आपका हाथ। इतना ठंडा पानी होता है ठंडों में। अरे आपने देखा है कभी कभी तालाब छुआ है, कभी तालाब को हाथ डाला होगा तो बेटा आपने देखा होगा कि आपका हाथ जो होता है वो सुन हो जाता है बिल्कुल। लेकिन एनिमल्स में ऐसा, मछली तो उसी में रहती है।
क्योंकि उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कम कर लेती है, और कम कर लेगी तो बेटा बैठा लो, आप लोग बैठा लो, एक इधर बैठ जाओ, यहाँ पे एक इधर बैठ जाओ, जहाँ 3 है बेटा वहां बैठो पहले। अब जल्दी बैठो, इधर तो क्या देख रहे हो, बैठो। तो बेटा ये बताओ, यहाँ पे देखो, ये डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसका मतलब देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि इनका जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, वेरी करता है किससे, इन्वायरमेंट से। अगर इन्वायरमेंट में ज्यादा तो इनका ज्यादा, और कम तो कम। ऐसे एनिमल क्या बोलते हैं बेटा, कोल्ड ब्लडेड, क्या बोलते हैं, सही है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? अगले देखो, इतना क्लियर है बेटा, ठीक है। अगले कह रहे हैं सच एनिमल्स आर कॉल्ड, लिखा तो है कोल्ड ब्लडेड, और ये दूसरे नाम से बोलते हैं पोइकिलोथर्मस, क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्मस, ये हम बोल सकते हैं। इसके बाद कह रहा है यू माइट हैव आल्सो नोटिस चेंज इन द बॉडी, चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉग व्हाइल दे आर इन ग्रासेस एंड ऑन ड्राई लैंड। अब इनके पास एक फीचर और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये अपने शत्रु, वो क्या बोलते हैं, शत्रु, दुश्मन से बचने के लिए क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर सकते हैं। अगर ये घास में है और घास ज्यादा ग्रीन है तो ये ज्यादा ग्रीन हो जाते हैं, और अगर ये ऐसी जगह है जहाँ पे कम ग्रीन है तो ये अपना कलर कैसा कर लेते हैं, कम ग्रीन, जिससे दुश्मन जो इनके हो, यानी कि जो इन्हें खाते हो मार के, उनसे ये क्या कर सके, अपनी रक्षा कर सकें, और ये क्या कर सकें, बच सकें। ठीक है, तो इनके पास ये भी क्या होता है बेटा, एक कैरेक्टर होता है, कह रहा है दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमी, यानी कि इस कैरेक्टर को बोलते हैं बेटा कैमोफ्लेज, क्या बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। तो ये इसके पास अच्छा कैरेक्टर है। और किसके पास ये कैरेक्टर होता है, टिड्डा के पास होता है ना, किसके, गिरगिट। हाँ यार, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कहते नहीं गिरगिट की तरह कलर बदलना है, वो बहुत एक वो बना हुआ है मुहावरा है, गिरगिट की तरह कलर चेंज करना, और उससे अब वो ऐसा ही बहुत बना हुआ है, इंसान आजकल इंसान बहुत करते हैं गिरगिट से ज्यादा, ऐसा बहुत बना हुआ है। ठीक है, इधर आ जाओ। तो इसके पास ये आप लोग गिरगिट मत कहना, आप लोग कहना मेढक की तरह, ठीक है, मेढक की तरह कलर चेंज करना, ठीक है, जिससे कोई नया वो बन जाए, मुहावरा नया बन जाएगा। गिरगिट वाला सबको बताया, ठीक है, अब कौन सा बनाओ, मेढक वाला। चलो इधर आ जाओ बेटा। इसके बाद कह रहा है, हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसके बाद कह रहा है दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री, इसे क्या बोलते हैं, मिमिक्री। और आपको पता है मिमिक्री का मतलब क्या होता है, नकल करना। नकल करने का मतलब होता है जो अपने आप को चेंज कर ले। यहाँ किसी को मिमिक्री आती है, अरे जो आवाज निकालता हो, और किसी आती है, किसे आती है, नहीं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं। एक मेरे मोहल्ले में लड़का है, वो नाना पाटेकर की आवाज ऐसी निकालता है कि तुम कहोगे क्या गजब, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो उसे क्या बोलते हैं, मिमिक्री, क्या बोलते हैं। आपने यूट्यूब पर देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी आवाज निकालते हैं, एक नहीं 10-10 आवाज निकालते हैं, 12-12। तो इसका मतलब वो क्या होता है, मिमिक्री। लेकिन यहाँ पे मिमिक्री का मतलब क्या है बेटा, ये क्या करता है, कलर चेंज करता है अपना। ठीक है, अगले देखो, कह रहा है यू मे आल्सो नोट दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। बेटा आपको ये गर्मी में ठंडों में दिखते हैं मेढक, बताओ दिखते हैं क्या, आपको कब दिखते हैं, रेनी सीजन में, बरसात में। अभी आपको दिख रहे होंगे, अभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो चले जाएंगे, और गर्मी पड़ेगी तो भी ये छुप जाएंगे। इनके ये क्या करते हैं, समझो पहले, ये क्या करते हैं, जब गर्मी होती है बहुत ज्यादा तब भी ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, और जब ठंड होती है तब भी ये कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर। अगर कोई एनिमल गर्मी के मौसम में, हम बोल सकते हैं समर स्लीप, क्या बोलते हैं बेटा, समर स्लीप बोलते हैं। समर स्लीप का मतलब होता है ये सो जाते हैं गर्मी में जाके, और इसको अगर हम इस कंडीशन को बोलो तो बोलते हैं इसको एस्टिवेशन, क्या बोलते हैं बेटा, एस्टिवेशन। ये बहुत सारे एनिमल करते हैं, जैसे पाइला हो गया, ये तो फ्रॉग भी कर रहा है, पाइला भी करता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो समर स्लीप में कहाँ चले जाते हैं, अपने सो जाते हैं आराम से 2-3 महीने के लिए, और उसको बोलते हैं इस कंडीशन को एस्टिवेशन, क्या बोलते हैं बेटा। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जैसे पोलर बियर हो गया, और ये फ्रॉग भी हो गया, ये विंटर स्लीप में भी चले जाता है। अच्छा आदमी है, विंटर स्लीप का मतलब ठंडों में भी चला जाता है, और उस कंडीशन को बोलते हैं हाइबरनेशन, क्या बोलते हैं बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ विंटर एस्टिवेशन और हाइबरनेशन कौन सा एनिमल करता है, तो कौन करता है, फ्रॉग।
आप लोग तो ऐसा नहीं हो कि ठंडों में 3 महीने सो गए, गर्मियों में 3 महीने सो गए, उसके बाद उठ रहे हैं कब? जब अच्छा मौसम आया, जैसे फरवरी आया तो उठ गए, इसके बाद अभी बरसात चल रहा है तो उठ गए। और वैसे क्या होता है, ठंडों में सो गए तो 3 महीने सोते हैं। ऐसा बोलते थे। वो कौन था, कुंभकर्ण था, कौन था वो सोता था 6 महीने, 6 महीना उठता था, 6 महीने सोता था। पता नहीं कैसा क्या खेल है, समझ नहीं आता कभी। खाना, अच्छा। लेकिन बेटा ऐसे एनिमल्स आज भी हैं जो विंटर स्लीप और समर स्लीप में जाते हैं। विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। और समर स्लीप क्या बोलते हैं? कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा है जो बता सकता है कि एस्टिवेशन और हमने कहाँ पढ़ना है? एक जगह एस्टिवेशन का नाम और आता है। ये बता, एनजीटी बताओ। एस्टिवेशन में हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे दूं? फर्स्ट ईयर में होगा। और बताओ, और हिंट दे दूं तो इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन, इसी यूनिट का चैप्टर रहेगा। किसमें? मॉर्फोलॉजी में। कहाँ पढ़ते हैं बेटा? कैलेक्स और कोरोला के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? लेकिन यहाँ पे कौन सा वाला है ये? समर स्लीप। कौन सा है? तो अगर समर स्लीप में कोई एनिमल जा रहा है तो उसको भी एस्टिवेशन बोलते हैं। अगर विंटर स्लीप में कोई एनिमल जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। क्लियर? ठीक है। तो इधर देखो, अब बोलो मत, ये दोनों ही मौसम में कहाँ चला जाता है? इन कंडीशंस में चला जाता है। अगले लिखा भी होगा बेटा, ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप burrow टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। ये कहना चाह रहा है, ये बहुत ज्यादा गर्मी से बचने के लिए, बहुत ज्यादा ठंड से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी के अंदर। सही है। और उसी कंडीशन को बोलते हैं, गर्मी में जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे एस्टिवेशन, और ठंडों में जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में पोलर बियर भी चले जाते हैं, 3-4 महीने के लिए सो जाते हैं आराम जाके। अगले देखो बेटा, कह रहा है दिस इज नोन एज समर स्लीप को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। अंडरलाइन करो इसे, स्टार मार्क पे। और विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं बेटा? हाइबरनेशन। इसको भी क्या करो? अंडरलाइन करो। क्लियर हुआ इतना? तो ये बताओ, आप लोग फ्रॉग के बारे में क्लियर हुआ? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फ्रॉग धरती पे और पानी दोनों में रहता है। सही है, इसीलिए बोलते हैं एम्फीबियंस। दूसरा मैंने बताया आपको कि फ्रॉग होता है, कलर चेंज कर सकता है अपना। तीसरा मिमिक्री एक कैरेक्टर होता है उसके पास। चौथा नेक और टेल एब्सेंट होती है। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में चला जाता है। किसके लिए? एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठिन कंडीशंस में जब आदमी बचता है तो यहाँ निकल जाता है। ठीक है, मिट्टी के अंदर चला जाता है। और इसके बाद जैसी रेनिंग सीजन आती है, बरसात या मौसम सही होता है तो ये बाहर आ जाते हैं। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। किसकी बात करेंगे बेटा? यहाँ पे सब बच्चों को क्लियर है? बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है अभी? ठीक है। अब आप लोग अगले आ जाओ और पढ़ेंगे किसके बारे में? मॉर्फोलॉजी। पानी चाहिए ना? चलो बेटा इतना रिवाज करो, आप लोग भी पानी पी लो तब तक। मैंने बोलने के लिए बोला है। चलो अब अगले आओ बेटा, चलो तुम बात ही करोगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मुझे ये बताओ, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी। क्या होता है? अगर हम किसी की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल, जो हमें बाहर से दिखता है, यानी कि जो बाहर से दिख रहा है, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल स्टडी। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आपको क्या क्या दिखता है? स्टेम दिखता है, रूट दिखता है, लीफ दिखता है, उसकी स्टडी क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी। फ्लावर दिखता है, फ्रूट दिखता है। अगर एनाटॉमी की बात करें तो हम क्या बोलते हैं? इंटरनल स्टडी, यानी कि अंदर के ऑर्गन की। और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? उसके फंक्शंस की स्टडी, उसके काम वो कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? एक्सटर्नल स्टडी, यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजी से क्या क्या है। देखो सबसे पहले कह रहा है, हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? आपने कभी फ्रॉग की स्किन टच किया है? नहीं किया? मैंने कल भी कहा था, पकड़ के देखना एक बार मेढक को। सही है, फिसल जाएगा आपके हाथ से, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या होता है? मॉइस्ट होता है, स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? आप लोगों को पकड़ ही नहीं मिलेगा। पहली बात तो बहुत बच्चों को मछली नहीं पकड़ मिलेगी, ये तो मेढक की बात कर रहा हूँ मैंने नहीं पकड़ी है।
मछली किसने पकड़ी है? यहाँ पे पकड़ी होगी, बहुत लोगों ने पकड़ी होगी, शर्मा कह रहे हो? कोई गलत बात सुना बता रहा हूँ। मछली का रंग पकड़ने की किसने पकड़ी है? तुमने पकड़ी है? और किसने पकड़ी बेटा? हैं? पूंछ पकड़ी है। चलो इधर देखो, तो यहाँ पे हम मछली की बात नहीं करेंगे, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मेढक का। तो अगर जिसने पकड़ा है तो पकड़ा है मेढक तो सही है, नहीं पकड़ा है तो कोई बात नहीं। इधर आ जाओ। मैं कहाँ से लेके आऊँ? मैंने कल तुम लोगों को एक काम दिया था, मेढक ले आने, तुम लोग लेके नहीं आए। किसको दिया था? किसने कहा था मैं लेके आऊंगा? तुमने कहा था बेटा। तो आप लोग एक काम करते ना, घर जाके देखते मेढक इधर उधर कहीं मिल जाता तो बॉक्स में बंद करके उसके बाद पकड़ लेते। ठीक है, रहने दो, बाद में दिखाएंगे। इधर आ जाओ। कह रहा है स्किन कैसी होगी बेटा? इसकी स्मूथ होगी और कैसी होगी? स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। यहाँ पे क्या होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? म्यूकस का मतलब होता है सिंपल सा कोई चिकना लिक्विड, उसे बोलते हैं क्या? म्यूकस। कह रहा था स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। अगले कह रहा था कलर ऑफ डॉर्सल साइड। अब इसका कलर देखो, डॉर्सल साइड ये वाला, तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है, और बीच बीच में क्या दिख रहा है? स्पॉट। क्या दिख रहा है बेटा? स्पॉट दिख रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ओलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट। यानी कि डॉर्सल साइड में क्या होते हैं बेटा? स्पॉट होते हैं। अगले कह रहा है ऑन द वेंट्रल साइड। अगर हम अगले की साइड की बात करें तो इसका कलर कैसा लग रहा है? येलो। आपने देखा होगा येलो कलर का होता है ना अगले से। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो होती है। कह रहा है फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर। ये कभी पानी नहीं पीता है। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? यानी कि ये पानी में रह के ये पानी नहीं पीता है। क्या करता है? स्किन से अपने आप और एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैं बोल दूंगा ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन। इतना क्लियर है आपको? तो ये पानी नहीं पीता है, ये स्किन के थ्रू क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर को। अगले देखो, कह रहा है बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिवाइड कितने बेटा? हेड एंड ट्रंक में। कह रहा है नेक एंड टेल आर अब्सेंट। ये चीजें क्या होती है इसमें? अब्सेंट होती है। यहाँ पे गर्दन नहीं होती, दिख रही है आपको? गर्दन नहीं दिख रही ना, और ना इसमें इसके पास भी पूंछ वगैरह है। ठीक है, अगले देखो, कह रहा है एबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। मैंने कहा था इसके पास भी नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। नॉस्ट्रिल का मतलब होता है ये जो ये नाक है, जो ये नॉस्ट्रिल तो है, ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। कौन से? एक्स। तो इसके पास भी प्रेजेंट होते हैं। कह रहा है आईज आर बल्ब्ड एंड कवर्ड बाय एक मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन का मतलब होता है बेटा जब ये वाटर में जाता है तो ये उसको कवर कर लेता है अपने आप को। जब ये कवर कर लेगा तो अपनी आंखें खोले रहेगा आराम से पानी में। हम लोग जब पानी में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है? चश्मा लगाना पड़ता है जिससे आंखें खोल सकें, वरना तो आप लोग तैरते अंदर तैरते हो, आप लोग पानी में नहाते हो ना, तो आप लोग अंदर जाते हो तो आंखें बंद कर लेते हो ना, ऐसा ना खोल के नहाते हो, अंदर आके बंद कर लेते हो। और इसके पास क्या है? एक मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। ये बेटा ऐसा बताते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास्ट में हमारे पास भी थी, कभी आज से हजारों जब हम बंदर थे, ठीक है, बंदर से भी छोटे थे तो हमारे पास भी थी, लेकिन हमने इसका कोई यूज ही नहीं किया क्योंकि हमें कहाँ रहना था? टेरेस पे। कहाँ रहना था? तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी आपके पास कुछ निशानी है थोड़ी सी। आप लोग यहाँ देखते हो आपके पास, तो आपको लगता होगा छोटा सा टिप टाइप का कुछ है, तो वो उसी का बोलते हैं निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन का टिप रह गया है, जो हमने यूज करना बंद कर दिया। अच्छा, इसीलिए मेढक जो होता है हमारा कहीं ना कहीं दूर का पड़ोसी है। इसका मतलब यही है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग हमारा भी है, और हो सकता है कि हमारा जब पूर्वज रहा हो कभी, अगर हम करोड़ों साल पहले जाएं तो, क्योंकि हमारा जो अगर एवोल्यूशन हुआ है वो वाटर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अब हम लोग टेरेस पे रहने लगे, स्थल पे रहने लगे, और इसके पास अभी भी मैकेनिज्म है कि हम लोग टेरेस और पानी दोनों में ये अभी भी रहता है। तो इसका मतलब ये हमारा कहीं दूर का पड़ोसी होगा और ये हमारा पूर्वज भी होगा, क्योंकि अगर हम एनाटॉमी देखेंगे तो इसकी और हमारी बहुत ज्यादा मिलती जुलती मिलेगी आपको। ठीक है, अब मैं ये 10 साल का पड़ोसी बता रहा हूँ, ये करोड़ों साल पहले का पड़ोसी हो सकता है हमारा। अगले देखो बेटा, कह रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग इसे अंडर करो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन को, और स्टार बनाओ यहाँ पे। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होती है, क्या करती है? वाटर से बचाती है आंखों को कवर करने में। जैसे आप मान लिया आप लोग बाइक चला रहे हो, क्या चला रहे हो? बाइक। अब अगर ये मेम्ब्रेन होती तो आप क्या करते? शटर लगा लेते, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अगर कोई कुछ आंख में पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती।
लेकिन अभी क्या होता है, आपको चश्मा वगैरह लगाना पड़ता है ना। तो ये मेम्ब्रेन हम लोगों से क्या हो गई, गायब हो गई, क्योंकि हम लोगों ने इसका यूज नहीं किया। और आप जिस ऑर्गन का यूज नहीं करोगे वो क्या हो जाएगा, हल्के विलुप्त हो जाएगा। लेकिन इस साल नहीं होगा, आने वाले करोड़ों सालों में। ठीक है? मैंने कल बताया था आपको, ये वाला अंगूठा आपका बड़ा होने वाला है, ठीक है, अगले 5 साल के बाद। क्योंकि हम लोग फोन में चला रहे हैं ना, और फोन चला रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए 2 हाथ से फोन चलाया करो, ना कि एक हाथ से। कहीं आप लोग एवोल्यूशन का कारण बन जाओ 100 सालों में या 2 सालों में। और आजकल के बच्चे देखे होंगे तुमने कितने स्मार्ट हो रहे हैं। बेटा जब आप हुए थे तो आप लोग 8 साल तक तो ये नहीं जानते थे कि मुझे पहनना क्या है, मोबाइल क्या होता है। आजकल के बच्चे 2 साल के बच्चे पूरा फोन जानते हैं। उन्हें सब पता है कि लॉक कहाँ से खोला जाता है, कहाँ से वीडियोज आती हैं, कहाँ से क्या आता है? इतना ज्यादा आजकल के बच्चे स्मार्ट होने लगे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और ये सब इवोल्यूशन का फर्क है। किसका फर्क है? जब आप लोग सोचो, जब आपके फादर थे, बेटा बोलो मत, वो कितने एक्टिव थे, उनसे ज्यादा आप एक्टिव हो। लेकिन आप ये मत सोचना कि मेरे बच्चे मुझसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे, वो आपसे भी ज्यादा स्मार्ट होंगे। जो तब तक वो चीजें डेवलप हो जाएंगी जो अभी आपके फादर आपकी नहीं पकड़ पाते हैं, फिर आप अपने बच्चों की नहीं पकड़ पाओगे। सही है? कितनी होशियार से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रही है चीजें। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। आजकल के 2 साल के बच्चे सब फोन के बारे में जानते हैं। और मुझे लग रहा है मैंने फर्स्ट बार फोन देखा था, जो टच फोन देखा था, तो शायद मैं 7th क्लास में था। तो पहली बार मैंने टच फोन देखा था कि ऐसा होता है। और वो भी नवाब नहीं देखा, बरेली देखा था। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। और आज से अगर हम 15 साल पहले जाएं तो बेटा यूट्यूब के बारे में, गूगल के बारे में कोई नहीं जानता था क्या होता है, ना नेट के बारे में जानता था। 10 रुपए में 20 जीबी मिलती थी, 25 जीबी। सही है? जो मैंने करवाई है वो बता रहा हूँ। और मुझे लग रहा है ये फोन वगैरह जो एंड्रॉइड आ रहे हैं, यानी जो टच फोन आ रहे हैं, ये अभी जो जब से जियो आया है, 2016-17 से जियो आया ना, तब से इनका जो प्रचार है बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी कि आदमी पूरा क्या हो गया, अब तो तुम्हें पता है सब कुछ क्या चल रहा है, लगातार हर किसी के फोन में नेट होगा, सब कुछ होगा। पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस भी ऑर्गन का आप ज्यादा यूज करोगे वो क्या होगा, एवोल्यूशन हो सकता है। तो आप लोग कारण मतलब ना एवोल्यूशन के, ठीक है, अच्छे से चीजों को सही से किया करो। कह रहे हैं न्यूक्लिएटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट, बेटा क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है देम व्हाइल इन वाटर। जब ये मेढक कहाँ होता है, पानी में, तो ये क्या कर लेता है, शटर अपना क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, वो और आराम से देखता रहता है कि क्या हो रहा है पानी में। अगले कह रहा है ऑन आइदर साइड ऑफ आईज अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम, यानी कि ये कह रहा है कि जो आंखें अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम हियर और रिसीव साउंड सिग्नल। अच्छा, ये कह रहा है कि जो कान होते हैं उनके पास टिम्पैनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। टिम्पैनम मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, ईयर ड्रम, या हम बोल सकते हैं कान का पर्दा, चाहे आप दूसरा नाम लिख लो इसका, ईयर ड्रम बोलते हैं इसको। जो आपके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है। मैं हर चीज आपसे रिलेट करवाऊंगा जिससे आपको याद हो जाए। ईयर ड्रम बोलते हैं इसको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। अगला कह रहा है द फोर लिम्ब। अगला देखो बेटा, देख लिया। अगले कह रहा है फोर लिम्ब। फोर लिम्ब का मतलब क्या होता है, हाथ, ये इसके मैं बोल सकता हूँ अगले वाले पैर। एंड हैंड लिम्ब मतलब पीछे वाले, हेल्प इन, हेल्प इन क्या कह रहा है बेटा, स्विमिंग। स्विमिंग का मतलब तैरने में, वॉकिंग मतलब टहलने में, लीपिंग का मतलब जानते क्या होता है, उछलने में। किसमें, ये बेटा कूद कूद चलता है ना, तो इसका मतलब क्या है, लीपिंग। एंड बेटा कह रहा है बर्रोइंग मतलब क्या होता है, जो गड्ढे के अंदर जाता है उसमें हेल्प करते हैं। अगले देखो बेटा कह रहा था हैंड लिम्ब। अब इंपॉर्टेंट बात है, जो पीछे वाले पैर होते हैं उसके पास कह रहा है 5 डिजिट होती है। कितनी होती हैं, एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्ब दैट एंड इन 4 डिजिट। और फोर लिम्ब के पास कितनी डिजिट है, 4। यानी कि अगले वाले जो पैर है उसके पास 4 उंगलियां हैं और पीछे वाले के पास कितनी है, 5। इसके पास अंगूठा क्या होता है, अब्सेंट होता है, इसके पास अंगूठा नहीं होता है। आपका अंगूठा क्या काम करता है, तो काम करता है क्या, अंगूठा क्या काम करता है, फिंगर है। और ये फिंगर नहीं है क्या, ये भी तो फिंगर है, ये भी तो फिंगर है बेटा। इसका मतलब है अंगूठा से हम चीजों को पकड़ते हैं, क्या करते हैं, पकड़ते हैं। लेकिन इसके पास, ये किससे पकड़ेगा, ऐसा इसके पास कोई भी चीज नहीं है। अगले देखो, अगले देखो, ये देखो बेटा कह रहा है फीट हैव वेव्ड। वेव्ड का मतलब मैंने क्या बताया था, जो इसके हैंडलिम्ब होते हैं वो होते हैं। मैंने कहा था अगर ये 5 उंगलियां इसके पास, तो 5 उंगलियों के यहाँ तक मेम्ब्रेन होगी,
क्या होगी? मेम्ब्रेन। और कह रहा है डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग, और ये किसका काम करेगी? स्विमिंग। आप लोग खुद सोच सकते हो, आपको पता है नाव चलाते हैं तो क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं अगले, या आप तैरते हो तो कैसे करते हो, ऐसे करते हो। अगर आपके पास सोचो उंगलियों के पास कुछ ऐसा लगाओ मेम्ब्रेन, तो आप लोगों को तैरने में और ज्यादा क्या होगी? आसानी होगी, क्योंकि ये पानी को पीछे हटाना है ना। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि बताओ स्विमिंग के लिए कौन से लिम्ब इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो होते हैं फोर लिम्ब नहीं, हैंड लिम्ब, क्योंकि वो कैसे होते हैं? वेव्ड। कैसे होते हैं? इंपॉर्टेंट बात है, स्टार मांगो यहाँ पे। फोर लिम्ब नहीं होते हैं, कौन से होते हैं? हैंड लिम्ब। ये ध्यान रखना है आपको। कह रहा है फीट हैव वेव्ड डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग, फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसका मतलब जानते हो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है दो तरह के लोग। दो तरह के लोग का मतलब है कि जो ये होता है मेढक, इसके पास सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की कैपेसिटी का मतलब होता है, तुम बाहर से देख के समझ जाओगे मेढक कौन सा है और जो फीमेल है वो मेढक कौन सा है, मतलब मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, यानी कि बाहर से ही समझ जाओगे। इसके मतलब है कि इसके पास दो क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के कैरेक्टर होंगे, जो मेल के पास अलग होंगे और फीमेल के पास अलग होंगे। समझ गए आप लोग? इसीलिए ये डाइमॉर्फिज्म दिखाते हैं। अब अगले देखो, कह रहा है मेल फ्रॉग। कौन सा फ्रॉग? मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। ये बात समझे आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसमें क्या होता है बेटा, मेढक में जो मेल फ्रॉग होता है उसके पास वोकल सैक होता है, और जो फीमेल फ्रॉग होता है उसके पास वोकल सैक नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल फ्रॉग है वो बहुत तेज आवाज में टर करते हैं बोल सकता है, लेकिन फीमेल फ्रॉग नहीं बोल सकता है। सबसे अच्छा कैरेक्टर। इसका मतलब जो मेल फ्रॉग होता है वो हमेशा फीमेल फ्रॉग को अपने पास बुलाता है, ठीक है, टर की आवाज करके। ये समझ में आया आपको? क्योंकि रेनिंग सीजन, अरे बेटा मैं फ्रॉग का कैरेक्टर बता रहा हूँ, रेनिंग सीजन होती है जो बरसात का मौसम होता है, बरसात का, उस टाइम पे टर बहुत करते हैं बेटा। इसीलिए करते हैं क्योंकि उस टाइम में रिप्रोडक्शन करना होता है, इसीलिए तो बाहर आते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसीलिए आपने देखा ये आपके लिए नहीं बुलाते हैं टर करते हैं, ये अपने फीमेल फ्रॉग को बुलाते हैं टर करके। आज समझ में आया क्यों बोलते हैं ये? और ये बरसात के मौसम में क्यों बोलते हैं? इसका ये रीजन होता है। सही है? क्योंकि ये मेल फ्रॉग के पास वोकल सैक होता है, फीमेल फ्रॉग के पास वोकल सैक नहीं होता है। जब फीमेल फ्रॉग के पास वोकल सैक नहीं होगा तो बोल कैसे पाएगी? कौन बोल पाएगा? मेल। भाई वोकल सैक ही तो होता है साउंड प्रोड्यूसिंग, तो इसका मतलब कौन है? हमेशा कौन बोलता है? मेल फ्रॉग, ना कि फीमेल फ्रॉग। समझ गए आप लोग? अब ये क्यों आवाज करते हैं? एंड आल्सो, अगले देखो, एंड आल्सो अ कॉपुलेटरी पैड। इनके पास क्या होता है? पैड होता है, जिसे बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। जो अगले वाला इसका हाथ होता है उसकी फर्स्ट उंगली पे एक कॉपुलेटरी पैड होता है। कॉपुलेटरी का मतलब समझ रहे हो आप लोग? सही है? तो उससे क्या होता है, ये जो और जो ये बेचारा अक्सेंट है फीमेल फ्रॉग, और ये फीमेल फ्रॉग में क्या होगा? भाई फीमेल फ्रॉग में काम ही क्या करेगा? पहली बात तो ये है, मेल ही फ्रॉग में काम करेगा। तो इसका मतलब मेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, फीमेल में क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो आप लोग दो कैरेक्टर मिले। पहला वोकल सैक प्रेजेंट किसके पास है? मेल फ्रॉग के पास। फीमेल के पास क्या है? अब्सेंट है, यानी फीमेल नहीं बोल सकती, खाली क्या हो सकता है? मेल बोल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेल के पास क्या होगा? एक कॉपुलेटरी पैड होगा, जो कहाँ होगा? फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में। सही है? कॉपुलेटरी पैड का मतलब होता है, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आपके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जैसे पेनिस बोलते हैं, ठीक है, और इन लोगों में क्या होता है? कॉपुलेटरी पैड होता है। तो बेटा फीमेल में तो अब्सेंट ही होगा हमेशा, तो इसका मतलब फीमेल में क्या होता है? अब्सेंट होता है। ये मैं अगले आपको भी रिप्रोडक्शन में इसमें बताऊंगा, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कितना बड़ा चैप्टर है? चलो आराम से पढ़ो, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको मैं, ये जो कॉपुलेटरी पैड है इसका काम है, ये नहीं होता है कि ये कॉपुलेशन करता है इसके बाद, इसका काम इतना होता है, खाली फीमेल जो फ्रॉग होती है उसको पास बुला के और उससे गैमीट का इजैकुलेशन करवाना, खाली बस। क्या करवाना? गैमीट का इजैकुलेशन। क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है? एक्सटर्नल। कहाँ होता है? अगर आप लोग सोच रहे हो कि जैसे हम लोगों में कैसा होता है? इंटरनल होता है, तो हमारा तो कॉपुलेटरी ऑर्गन क्यों होता है? क्योंकि गैमीट का इजैकुलेट करने के लिए, फीमेल वजाइना में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फीमेल जो होती है, जो गैमीट का इजैकुलेशन करती है, वो कहाँ करती है? एक्सटर्नल, बाहर करती है। तो वो कॉपुलेटरी पैड होता है, वो खाली इसलिए होता है कि फीमेल से गैमीट का इजैकुलेट करवाना, फिर उसके बाद मेल अपना गैमीट क्या कर देता है? इजैकुलेट कर देता है,
और वहां पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। समझे आप लोग? तो अभी मैं डिटेल में बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा क्या ए इसकी अभी रिप्रोडक्शन। अगले देखो, तो बेटा आप लोग यहाँ पे समझ गए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो, क्लियर हुआ? तो इसका मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल का मतलब हुआ कि ये दोनों मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा सब बच्चों को? बताओ आप लोग शांत कैसे हो गए? डॉक्टर हो क्या हो? डॉक्टर डॉक्टर मानते नहीं मानते हो? आपको मानते हो? अच्छा, डॉक्टर तरह आपके नेचर है पढ़ाई भी किया करो डॉक्टर की तरह, ठीक है, और मेहनत से। और डॉक्टर अपने आप को मानने का मतलब ये है कि आप लोग आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, और बायोलॉजी पढ़ोगे तो इसका मतलब डॉक्टर मानना ही पड़ेगा आप लोगों को। आगे देखो, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, ये बताओ एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या होता है बेटा? लिख लो मैं, इंटरनल स्टडी, इंटरनल स्टडी। अभी बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है यहाँ पे। क्या होने वाला है? टेस्ट। और जिसके टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे वो क्या होगा? अच्छा बच्चा होगा डॉक्टर नहीं बन जाएगा, अच्छा बच्चा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेहनत से हम लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है, लगातार। अब ऐसा मत करना बेटा कि आधे बच्चे छुट्टी बंक मार जाओ, और जब बंक मारते हो ना मैं जीरो समझता हूँ, ध्यान रखना। टेस्ट का मतलब जब बता दीजिएगा आपको, आप लोग मेहनत करो। देखो नीट का मतलब ये नहीं होता है टेस्ट जब होगा तभी पढ़ लेंगे रात में, ऐसा नहीं। नीट का मतलब होता है आप डेली पढ़ो। कैसे पढ़ो? डेली, और डेली कम से कम 2 घंटे पढ़ो। अगर इससे कम पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बेटा, कितनी बार बताऊँ, थक गया बताते कि बायोलॉजी आपको 2 घंटे पढ़नी ही पढ़नी है पर डे। चाहे आप लोग भूख लगे, प्यास लगे, ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कैसा भी हो, चाहे किसी की शादी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप लोग कसम खा लो कि मुझे 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने बहुत लोग देखे स्टेशन पढ़ते हुए, स्टेशन पे अगर बुआ घर जा रहे हैं तो वो सोचते हैं लाओ पढ़ लें पहले 2 घंटे, बैठे हैं फ्री तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे ही। आप लोग क्या होते हैं, अगर लाइट चली गई तो नहीं पढ़ेंगे, होता नहीं होता है? लाइट नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, मम्मी नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, पापा नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। अब तो मैं घर में अकेला हूँ, आज क्यों पढ़ूंगा, आज तो मैं कुछ और करूंगा। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आती हैं आपके माइंड में, मतलब पढ़ाई को आपके पास बहाने बहुत है। बहाने आपके पास इतने हैं कि 1000 बहाने हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहाने बाजी बंद करो और पढ़ाई क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। और जब से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तब से आप क्या हो जाओगे, अच्छे बच्चे बन जाओगे, और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। एक बात और होती है, आप लोग मेहनत से पढ़ाई करो तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा भी लगता है। क्योंकि अभी आप लोग काम खाली पढ़ाई करना है, और क्या काम बताओ, और भी काम है क्या? सब्जी भी बेचता है कोई यहाँ पे? नहीं ना, कोई काम नहीं है इसके अलावा। तो इसका मतलब क्या है, पढ़ाई करना। तो खाली आप क्या करो, पढ़ाई करो। और जो काम करने वाला, जो बाद में करने वाले हैं वो बाद में करना, ठीक है, अभी नहीं। अभी खाली आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। और 1-2 साल पढ़ाई कर लो मेहनत से, कोई बन जाओगे। आगे देखते हैं बेटा एनाटॉमी। तो मैंने कहा था मेढक की लवर एनाटॉमी किसकी तरह होती है, हमारी तरह, ठीक है। तो मैं आपको अपने से रेड करवाऊंगा सब चीजें कि हमारे अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो आराम से आपको मजा आएगा पढ़ते हुए। थोड़ा सा आप लोग फोकस करो। देखो पहला कह रहा है बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इसके पास है, हमारे पास भी है, पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम इसके पास है, हमारे पास भी है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके पास है, हमारे पास भी है, नर्वस सिस्टम इसके पास है, हमारे पास भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके पास भी है और हमारे पास भी है। इतने सिस्टम हमारे पास है, इतने सिस्टम इसके पास है। अगले कह रहा है विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और इनका आराम से इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा खासा है और फंक्शन क्या है वो भी अच्छे खासे हैं, ऐसा नहीं खाली ऐसे ही है बस। तो बेटा आप लोगों को बताओ ये सारे सिस्टम इसके पास होते हैं। एनाटॉमी की बात कर रहे हैं हम लोग। पहला जो क्या किसकी बात कर रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको अपना बता दूं, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो आपको समझा दूं थोड़ा सा, ठीक है। इधर आ जाओ, हम लोग ऐसी बात करेंगे जिससे आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी और आसान हो जाएगी, जो बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोगों को अपने बारे में पता होना चाहिए। गलत कैसा दे रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ये कलर दिख रहा है आपको? ये थोड़ा
ब्लैक कम है ना? अरे इतना ही रहा, चलो ठीक है। अरे पढ़ो देखो सर बेटा, यहाँ पे आ जाओ आप लोग। देखो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें बेटा? अपनी। पहले किसकी करें? अपनी बात करें, तब इसकी आपको समझ में आएगा, ठीक है? देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो। एक होता है आपके पास क्या होता है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है? और ये क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या होती है? देखो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो माउथ से लेके, कहां से लेके बेटा? और कहां तक बेटा? एनस तक क्या होती है? एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसे बोलते हैं मतलब आरनाल होती है, क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हमारा फूड क्या होता है? घूमता है। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो यहाँ पे देखो आप लोग, डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या होंगी? जो फूड को डाइजेशन करेंगी, जो फूड का क्या करेंगी? डाइजेशन। और वो एंजाइम का क्या करती है? सीक्रेशन करती है। जैसे आपका माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड, इसके बाद आपके स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके बाद तुम्हारा लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, और इसके बाद तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहां पे होती है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम बात करें आपका फूड की बात करें तो जो कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा कुछ होता है। इसके बाद देखो इधर देखो आप लोग, आपका फूड यहाँ से जाता है, ये तुम्हारा क्या हो गया? बक्कल कैविटी। क्या हो गया बेटा? जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है? आपको अभी डाइजेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है? फायरिंग्स। क्या होता है बेटा? ये वाला बक्कल कैविटी हो गया। इसके बाद ये होता है फायरिंग्स, जहाँ पे हमारा एयर और फूड दोनों मिलते हैं। इसके बाद ये फूड पाइप हो गया, ईसोफेगस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? इसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? स्टमक। स्टमक के बाद देखो ये, स्टमक के बाद जो स्टार्ट होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी होती है? और स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे घूमी हुई होती है यहाँ पे बहुत सारी, सही है? और ये बाद में कहाँ मिलती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ मिल गई? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तीन पार्ट हो गए। इसके बाद फूड हमारा कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज के बाद कहाँ आता है? यहाँ पे आता है रेक्टम में। उसके बाद एनस के थ्रू क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो फूड घूम रहा है वो सब क्या है? तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल। क्या है बेटा? इसे बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? क्या क्या पढ़ा? माउथ, फायरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो भी तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ये तो हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे लीवर पड़ता है। क्या पड़ता है बेटा? लीवर। ये तुम्हारा क्या है? पैनक्रियास है। क्या है? पैनक्रियास। और यहाँ पे हमारे माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड। क्या होती है? जो आपके क्या बनाती है? सलाइवा। आपके माउथ में बनती है सलाइवा लगातार, तो वो कहाँ से बनती है? डाइजेस्टिव सिस्टम से। बेटा इसकी अगर हम बात करें तो आपको पता है आपका फूड का डाइजेशन जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही। यहाँ पे आपको यही पता होना चाहिए कि आपका माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है, जिसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। पता है आप लोगों? नहीं पता है? पढ़ाऊंगा हीमोफिलिन। तो सो रहा है, देखो सो रहा है बेटा। तुम नाम क्या है? अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तुम पीछे देख रहे हो, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हाँ क्या नाम है? अरे तुम्हारी बात कर रहा हूँ बेटा, किधर देख रहे हो? हैं? पुष्पेंद्र सो रहे हो ना तुम? अभी मैंने देखा सो रहे थे। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ये पाचन तंत्र। तो ये बताओ, मैंने कहा था एलिमेंट्री कैनाल होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो रहे थे ना? रात में क्या किया? बता दो, सच्चाई बता दिया आपको। मुझे सच्चाई बताने में बहुत अच्छा लगता है। तुम सच बोलोगे तो मैं कतई सब कुछ मुंह मान जाता हूँ। ये बताओ ना, रात में क्या किया था? कितने बजे? 11 बजे 1 बजे? 11 बजे। 11 बजे से पहले क्या किया? ये बताओ, फोन चलाया नहीं चलाया? चलाया। कितने टाइम? सर 10:30 से 11 के बीच में हैं? तो फोन सोते समय चलाना जरूरी है क्या? पहले चला लिया करो। इसके बाद सोना है बेटा। 11 बजे सोते ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन सो मत, यहाँ पे पढ़ लो इधर। अब ज्यादा अगली बात में करेंगे। इधर देखो ये, तो आप लोग ये बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझ गए आप लोग? क्या क्या था बेटा? यहाँ पे माउथ था बेटा, माउथ था। इसके बाद क्या था? बक्कल कैविटी हो गई तुम्हारी, फायरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन और
डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रिया। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? अब मेढक की तरफ चले, उसके पास क्या क्या है, चलो आए। इधर आ जाओ बेटा, अब किताब खोलो सब लोग और देखो। देखो कह रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है बेटा, देखो बात मैं करूँ आपको। कह रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? पाचन तंत्र। कंसिस्ट ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल, इसका मतलब इसके पास भी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि आहार नाल इसके पास भी है। ठीक है, मैं हिंदी बताता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करो। देखो एक बात सोचो, एक चीज होता है कि कसम खा लूंगा मैं कि मुझे करना ही नहीं है काम। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर आपने कसम खा के बैठे हो कि मुझे समझना ही नहीं है, तो कोई नहीं समझाता, भगवान भी समझा देते हैं। एक होता है कि आप लोग प्रयास करो थोड़ा सा, कि समझने का प्रयास करो कि सर समझा रहे हैं तो हम थोड़ा मेहनत करेंगे, ये भी और से तब भी मेहनत करें, क्या जा रहा है। और मेहनत करोगे तो एक बार आप लोग क्या हो जाओगे, उस टाइम तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप लोग मेहनत किया करो, यहाँ बैठ के थोड़ा समझने का प्रयास किया करो, बल्कि मैं हिंदी समझाता हूँ बच्चे को। अब आप लोग बेटा ये तो जानते हो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल, मैंने बना के भी दिखा दी। अब आप लोग फिर भी सोच रहे हो कि मैं तो नहीं याद करूंगा, कुछ भी हो जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा बताओ, घर आके तो ना बताऊंगा। ये देखो, एंड दूसरा क्या है बेटा? डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमारे पास भी दोनों चीजें होती हैं और इनके पास भी क्या है? दोनों चीजें हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है। ठीक है, अगले देखते हैं क्या क्या इसके पास है, अगले देखते हैं। कह रहा है देखो इधर देखो, कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एलिमेंट्री कैनाल जो शॉर्ट किसकी होती है? जो कार्निवोरस होते हैं। कौन होते हैं? कार्निवोरस। अगर कोई हर्बीवोरस है तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल हमेशा क्या होगी? बड़ी, लार्ज होगी। जैसे आपने गाय भैंस की देखी है, कितनी बड़ी होती है? काफी बड़ी होती है। जो भी हर्बीवोरस होगा उसकी हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। कार्निवोरस की हमेशा क्या होती है? छोटी। हम लोगों की मीडियम होती है, क्योंकि हम लोग दोनों बीच के हैं, कार्निवोरस भी और हर्बी, मतलब शाकाहारी भी है और क्या है? मांसाहारी भी। आप लोग टॉप पे हो बिल्कुल सही, सब कुछ खा सकते हो। सब कुछ का मतलब मैं कई बार तो कुत्ता भी खा लेती हूँ, आप लोग नहीं बेटा, एनिमल ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। इधर देखो पढ़े तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसे होती है? शॉर्ट, बिकॉज कह रहा है फ्रॉग आर कार्निवोरस, क्योंकि फ्रॉग क्या होता है बेटा? एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, इसीलिए इसके इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है? रिड्यूस। अच्छा, इंटेस्टाइन कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है कंपेयर टू किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। ये सब बातें पता है आपको? ठीक है, जो भी बात आपको पता ना हुआ करे तो आप एक बार प्रयास किया करो कि मुझसे पूछ लिया करो हाथ खड़ा करके। ऐसा नहीं कि जैसे ऐसे सर ये बात दोहरा था, तो ऐसा नहीं खाली बैठे हैं बस और बैठे बैठे मजे ले रहे हैं, कि मजे नहीं लेने, पढ़ाई करनी है। ठीक है, और फोकस करना है बिल्कुल। ठीक है, फोकस से पढ़ो बेटा। यहाँ देखो कह रहा है, अब एक अपना ध्यान रखना, कह रहा है माउथ ओपन इनटू, माउथ किससे ओपन होता है? बक्कल कैविटी। मतलब इनके पास भी है और हमारे पास भी बक्कल कैविटी है। अगले कह रहा है दैट लीड टू द ईसोफेगस। अब बेटा ईसोफेगस इनके पास भी है और हमारे पास भी है। अच्छा, ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। इसका मतलब ये है कि ईसोफेगस हमारे पास भी है और इनके पास भी प्रेजेंट। ठीक है, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है तो इसके पास अलग हो। अगले कह रहा है थीरोफायरिंग्स। क्या कह रहा है? अब देखो मैंने अपना क्यों बताया, आपके पास बक्कल कैविटी हो गई, इनके पास भी हो गई, आपके पास फायरिंग्स है, इनके पास भी है, और इसके पास आपके पास क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस होती है आपके फायरिंग से लेके स्टमक तक के बीच का रास्ता, जिसे क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। और इनके पास भी क्या होता है? ईसोफेगस होता है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अगले देखो कह रहा है ईसोफेगस इज शॉर्ट। कैसा होता है? शॉर्ट होता है। इसे फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। सही है, ग्रास नली जो आपके ट्रैकिया के लिए इसके पीछे जस्ट होती है फूड पाइप हमारे। कह रहा है ट्यूब दैट ओपन इनटू द स्टमक। और बेटा ईसोफेगस हमारा भी किसमें ओपन होता है? स्टमक में। कहाँ होता है? अच्छा, स्टमक आपको पता है कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। देखो कहाँ होता है? यहाँ पे। आप लोग बैक लेग स्टेज होता है, जैसे आप लोग जब खाना खाते हो तो आपका स्टमक क्या होता है? फूल जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये फूल गया, ये नहीं फूलता है, ये तो इंटेस्टाइन है। यहाँ तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है। खाना आपका कहाँ रुका है? अभी यहाँ रुका है, और यहाँ रहता है 5 घंटे। कहाँ रहता है? तभी तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारी रिब्स होती हैं दो, जिसे बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? वो अगले से खुली हुई होती हैं, ना कि बंद। जैसे आपने हमारी सारी रिब्स होती हैं वो अगले स्टर्नम से लगी हुई हैं। किससे? स्टर्नम से।
और कुछ फाल्स रिब है जो हमारी रिब से और ट्रू रिब से लगी हुई है, लेकिन 2 पेयर हमारे बॉडी में कौन सी रिब्स होती हैं? फ्लोटिंग रिब्स, जो कहाँ पे होती हैं? यहाँ पे होती हैं, जो अगले से क्या होती है? ओपन होती हैं। इसीलिए होती है कि जब आप खाना खाओ तो इसका मतलब ये हो कि स्टमक आपका फूले तो कोई दिक्कत ना हो। जैसे कुछ लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं, कुछ लोग तो नॉर्मल खाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा खाते हैं। बहुत ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? रिब्स प्रॉब्लम देंगी ना। ऐसे ही आपने देखा कुछ सांप देखे, सांप जो आप लोग कहते हो कि इतना बड़ा सांप है वो पूरी गाय खा लेगा, भैंस खा लेगा, इतना बड़ा होता है, वो इसलिए होता है कि उसके सांप में स्टर्नम होता ही नहीं है, उसका पूरा अगले से ओपन होता है, वो कितना भी अपनी कैविटी को इंक्रीज कर सकता है। ऐसे ही आपने देखा कुछ लोग बहुत खाना खाते हैं, ऐसे लोग आपने देखे नहीं देखे? सब किसी हर किसी गांव में एक होगा ऐसा जो बहुत बड़ा वाला होगा, है मेरे तो मोहल्ले में है तो मुझे पता है, वो पता है बेटा 15-16 रोटी तो आराम से एक ही बार में चल जाती है। वो कह रहा है वो खा लेगा, कितनी खा लेते बेटा? उसका शरीर तो नहीं बता रहा इतना खाता होगा। नहीं 15 रोटी तो बहुत हो गई ना। नॉर्मल मैं बता सकता हूँ अगर सही से किसी हुआ वैसे बेटा, अरे हर किसी की अपनी इच्छा है कितना भी खाए, तुम्हें क्या मतलब। लेकिन नॉर्मल बता रहा हूँ कि 5 रोटी 6 रोटी बहुत होती हैं और चावल बहुत होते हैं खाना साथ में, इतना तो बहुत होता है। लेकिन इससे ज्यादा खाना है तो इसका मतलब ज्यादा खाना खाना है, ऐसा होता है। हाँ हाँ, तो कितनी खाता है? 2 खाता है, झूठ बोल रहा है। इधर देखो, चलो बेटा इधर देखो, लड़कियां बेचारी कम खाना खाती है, ये बात सही है। लड़कियों का काम 1 रोटी चल जाता है, 1 रोटी या 2 रोटी मिल जाए बस, और उसके बाद 1 गिलास पानी मिल जाए, बात करना है, और उसके बाद फोन मिल जाए। इधर देखो चलो बेटा पढ़ लो पहले। यहाँ पे लिखा है तो इसका जो सिस्टम है बिल्कुल हमारी तरह है, बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, ईसोफेगस, और इसके बाद क्या है? स्टमक। अगले देखो बेटा, इधर देखो कह रहा है विच इन टर्न कंटिन्यू एज द इंटेस्टाइन। इसके बाद क्या आता है? इंटेस्टाइन आता है, उसके बाद क्या आता है? रेक्टम, एंड फाइनली ओपन आउटसाइड बाय द डिफरेंस। देखो ये डिफरेंस है, हमारे में जो ओपनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? एनस, और यहाँ पे ओपनिंग क्या बोलते हैं? क्लोएका। बकाया ये सब कुछ इनके पास है, यानी कि ये बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद इनके पास क्या है? क्लोएका। हमारे पास क्या है? एनस। क्लियर हुआ इतना? तो एलिमेंट्री का लगभग सेम है। अगले देखो, अभी क्या कह रहा है, देखो समझो बात को बेटा, मैं आपको समझा दूं। पहले देखो हमारे पास क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड होती है जो क्या करती है? सलाइवा प्रोड्यूस करती है। इसके बाद हमारे पास स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। इसके बाद लीवर से कौन सा जूस होता है? बाइल जूस होता है। और इसके बाद पैनक्रियास से क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस। सही है। जो ये सब मिलके क्या, इनके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? और एंजाइम्स का काम होता है बॉडी में जो फूड हम लोग खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना। क्या करना? जो आप लोग खाना खाते हो वो कैसा फूड होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कैसा होता है? और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डाइजेशन। जैसे आपने प्रोटीन खाया, क्या खाया? आपने दाल खाई, उसमें प्रोटीन होता है, ऐसा बोलते हैं। अब आपने प्रोटीन खाया तो क्या हमारी बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेगी? नहीं, प्रोटीन की सिंपल फॉर्म होगी अमाइनो एसिड, उसको क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। ऐसे ही आपने अगर पॉलीसैकेराइड खाया, पॉलीसैकेराइड मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, सही है। अब उसका सिंपल फॉर्म क्या होगा? मोनोसैकेराइड, सिंगल शुगर, जैसे ग्लूकोज, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। आपने लिपिड खाया, क्या खाया? लिपिड। आपने तेल या घी खाया, तो बेटा उसका डाइजेस्ट का मतलब होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो किस में कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड में। किसमें होगा? और फैटी एसिड में हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको एब्जॉर्ब करेगी। इसका मतलब ये हुआ ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कैसे फूड होते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड। कौन से होते हैं? और उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डाइजेशन। और ये जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? तो हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में लगातार डिफरेंट एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है, और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है। जैसे आप दूध पीते हो, दूध के लिए कौन सा एंजाइम होता है? पता है कोई बच्चा? वो तो दूध से दही बनाते हैं तो होता है लैक्टोबैसिलस। रेनिन। कौन बोला? हाँ रेनिन। तुम बोले पढ़ाई की थी आज शाम को, तो क्या किया? अरे वो अभी मैंने करना नहीं की थी मैं तो ऐसे बोलता हूँ, मतलब ऐसे पूछता हूँ, तुम लोग ऐसे मना करते हो। जैसे मैंने कब पूछा कि बेटा फोन चलाया? नहीं इधर, मैं पढ़ाई के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें कहना चाहिए हाँ सर करनी थी पढ़ाई, 5-6 घंटे की, जैसे कि कहा करो। ऐसा कोई बच्चा है जो प्रॉपर 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे बैठा हुआ? झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा। झूठ बोलना
हाँ झूठ मत बोलो तो ही फायदा रहेगा वैसे तो। अच्छा मुझसे सर, ठीक ठीक कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर देखो, सही झूठ मत बोला करो। दूसरी बात क्या है बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कोई बच्चा यहाँ पे प्रॉपर 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है? कोई बच्चा है? तुम नहीं पढ़ती 6 घंटे? ऐसा कोई नहीं जो 6 घंटे यहाँ पढ़ाई कर रहा है लगातार? तुम पढ़ती हो 6 घंटे? चलो ये प्रेमपाल पढ़ता है, प्रेमपाल देख वो अभी सो रहा है। ये करके रो रहा है बेटा? क्या हुआ? तुम ऐसा लग रहा हो कोई, शांत रहो। ऐसा बैठा, ऐसे गम में बैठा हो। चलो बेटा गम में मत बैठा करो, मेरी क्लास में बैठा करो, उस क्लास में बैठा करो। यहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहा करो, ठीक है? तो अच्छा लगता है मैं पढ़ाते हैं। चलो ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लिया, चिंता चिता का समान होता है। किसके समान होता है? चिता के समान। चिंता का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में फिर नेगेटिव हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। बोलो मत। चिंता का मतलब होता है आपकी बॉडी में नेगेटिव जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं? रिलीज। और आपका जो माइंड होता है, जो आप फोकस करना चाहते हैं, वो भी नहीं हो पाता फिर। इसीलिए आप लोग ऐसा खुश रहा करो कि हमेशा आप लोगों को अच्छा लगे सब कुछ, ठीक है? और टेंशन आना जाना है तो जिंदगी का काम है, लगा रहता है हमेशा, ठीक है? सही है प्रेमपाल? आपको कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो बेटा पढ़ाई करने। आ जाओ इधर आ जाओ। अगले ये देखो, तो मैंने क्या बोला कि हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं। अच्छा ये बताओ, जो एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं उन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? तो जितनी भी हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होती है ग्लैंड, उन्हें क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा आप लोग पहले ये बताओ, आप लोगों को बेसिकली सबको एंजाइम्स और हार्मोन के बारे में डिफरेंस पता है? बताओ ना हो तो मैं एक बार क्लियर कर दूं पहले। तो आप लोग बोलते क्यों नहीं? मैं एंजाइम बार बार कह रहा हूँ, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बेटा बोला करो, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको कोई देखने वाला आ रहा है तो आप शांत बैठ, ज्यादा नहीं बोलना है, बोला करो। इधर देखो, पहले देखो, अब सुन लो बेटा थोड़ी देर। देखो दो चीजें होती हैं हमारी बॉडी में, एक होता है एंजाइम्स, एक होता है हार्मोन्स। बच्चों को लगभग लगता है कि पता नहीं एंजाइम का क्या काम है और लगभग हार्मोन का क्या काम है ना। हमारी बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। कितने टाइप की होती है? एक होती है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंड और एक ग्लैंड ऐसी भी जो मिक्स है, जैसे हमारा पैनक्रियास, जो मैंने बनाया था पैनक्रियास, इसके पास भी होगा, उसे हम बोल सकते हैं मिक्स ग्लैंड, जो एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। अब यहाँ पे सुनो, पहले सुनो बेटा ध्यान से। मैंने ये बोला एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो, वो करती हैं एंजाइम का सीक्रेशन। किसकी करती हैं? और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है किसका करती हैं? हार्मोन्स का। अगर हम एंजाइम की बात करें पहले, तो एंजाइम का काम होता है, पहली बात तो मैं बोलूंगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे एंजाइम किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, एंजाइम्स का जो काम होता है वो होता है हमारी बॉडी में रिएक्शंस को करवाना। क्या काम होता है? जैसे आप लोगों को पहली बात तो डाइजेशन समझ में आना चाहिए कि हम लोग खाना खा रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एंजाइम। एंजाइम के प्रेजेंस में क्यों हो रहा है बेटा? एंजाइम का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ये। अगर कोई काम, जैसे मैंने सपोज फूड खाया, सही है, अगर प्रोटीन डाइजेस्ट होता, मेरा प्रोटीन 10 मिनट में डाइजेस्ट हो रहा है, अगर एंजाइम ना हो तो वो प्रोटीन लगभग मुझे लग रहा है लगभग कई दिन में होगा, क्योंकि एंजाइम कई 100 मिलियन टाइम बढ़ा देते हैं। कितने टाइम? कई 100 मिलियन टाइम। एक एग्जाम्पल आप लोग अगले पढ़ोगे जाके, अगर कोई प्रोडक्ट है वो विदाउट एंजाइम बन रहा है, 1 घंटे में 200 बन रहा है, एंजाइम जब आ जाता है तो वही प्रोडक्ट 1 सेकंड में 10 लाख बनते हैं। सोचो कितना ज्यादा रिएक्शन रेट को एंजाइम क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं बायो कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एंजाइम कभी भी किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब रिएक्शन में होते तो इन्वॉल्व है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें प्रोडक्ट में बन जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? खाली आते हैं, रिएक्शन सबस्ट्रेट जो होता है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देते हैं और अपना क्या हो जाते हैं? अलग। इसीलिए बेटा हर रिएक्शन के लिए अलग अलग हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं। जैसे अगर मैंने ग्लूकोज खाया, हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऐसा नहीं कि हमें तुरंत एनर्जी मिल गई, नहीं, पहले ग्लूकोज का आपको बताया डाइजेस्ट होगा, मतलब ब्रेक डाउन होगा। जैसे आपको बताया जो जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं?
जो आपको पता होगा कि हमारे अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, जिन्हें बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? इसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाते हैं, वहां पे क्रेब साइकिल होती है। क्या होती है? और हमें क्या मिलते हैं? एटीपी। क्या मिलते हैं? और उन एटीपी को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे या हम क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तो ये कई स्टेप साइकिल होती हैं, मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। जैसे ग्लूकोज अगर पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होगा तो 10 स्टेप प्रोसेस होती है, सही है। तो वहां पे कितने एंजाइम इन्वॉल्व होंगे? 10। कितने होंगे? मैं सिंपल फॉर्म में बोल रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, वैसे मैं एंजाइम्स के बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल में कि एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, किसी भी सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट करते हैं? प्रोडक्ट में। एंजाइम किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जहां भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं पूरी बॉडी में, वहां पे इन्वॉल्व कौन हो रहा है? एंजाइम। कौन हो रहा है? एंजाइम। चाहे फोटोसिंथेसिस हो रहा हो प्लांट में, चाहे आपके अंदर ब्रेकडाउन हो रहा हो, चाहे आपके अंदर कुछ भी हो रहा हो, वहां पे इन्वॉल्व कौन होगा? एंजाइम। और जो किससे सीक्रेशन होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। जैसे आपकी बॉडी में लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, म्यूकस की सेल हो गई, हमारी जो इंटेस्टाइनल कोटिंग होती है पूरी एलिमेंट्री का में, वहां की सेल हो गई, बहुत सारी गोबरेट सेल हो गई, बहुत सारी सेल होती हैं जो एंजाइम्स का क्या करती हैं? सीक्रेशन करती हैं। क्लियर हुआ ना? अगर दूसरे हम पोर्शन की बात करें, हार्मोन की बात करें, तो हार्मोन का काम किसी रिएक्शन को करवाना नहीं होता। हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी में चेंजेस लाना। क्या होता है? यानी कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करना। अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी 2 चीजों से कंट्रोल होती है, एक होता है हार्मोन्स और दूसरा होता है हमारा नर्वस सिस्टम। क्या होता है? नर्वस सिस्टम का मतलब ऐसा ही होता है बेटा, एक बात सुनो, जैसे नर्वस सिस्टम का मतलब कैसा है, जैसे ये वायरिंग है पूरी बिल्डिंग में, तो वायरिंग तो हो गया नर्वस सिस्टम, लेकिन बेटा यहाँ पे लाइट भी तो आना जरूरी है। अगर यहाँ पे करंट ही नहीं आएगा तो क्या ये पंखा वगैरह सब चलेंगे? नहीं चलेंगे। नर्वस सिस्टम का मतलब समझ लो ये तुम्हारी वायरिंग, और तुम्हारा इसका हार्मोन्स का मतलब समझ लो ये करंट आना, सही है। पंखे उनके जो होते हैं 100 पीस अलग से। हार्मोन्स का मतलब होता है केमिकल तरीके से चेंजेस लाना, और नर्वस सिस्टम का मतलब होता है डायरेक्ट कंट्रोल हमारी बॉडी में। जैसे अगर मुझे कुछ सिग्नल आ रहा है तो किससे आएगा? नर्वस सिस्टम से आएगा, लेकिन उस सिग्नल के बाद जो मैं एक्टिविटी करूंगा वो किससे करूंगा? हार्मोन्स के द्वारा। किस द्वारा करूंगा? अगर मान लिया आपके पास कोई फोन आया और ऐसा फोन आया कि जो आपको शॉपिंग कर दे, सही है, तो ऐसा नहीं कि आपके पास फोन आया, आपने कान से सुना, आपके ब्रेन तक खबर गई, किसके द्वारा? नर्वस सिस्टम द्वारा। लेकिन अगर शॉक हो गए तो आप लोगों की हार्ट बीट तुरंत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। क्या हो जाएगी? और हार्ट बीट अगर बढ़ेगी तो उसके लिए इन्वॉल्व कौन होगा? हार्मोन। कौन होगा? अभी आपके पास कोई बहुत अच्छा फोन आ जाए, वही कोई आते नहीं फोन आपके पास, और फोन आ जाए आपके पास बहुत अच्छा, तो आपको क्या, आपके अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। कौन सा होगा? और ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन होता है? लव हार्मोन। कौन सा होता है? लव हार्मोन। आपके अंदर प्यार आ जाएगा, अपने आपको कोई गुस्से में भी होगा तब आपको लगेगा बहुत मजा आ रहा है, और आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग हवाओं में, ऐसा लगता है लगता है। तो इसका मतलब क्यों लगता है? क्योंकि आपके अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? ऑक्सीटोसिन। तो ये बताओ, आपकी बॉडी का जो चेंज होना है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? हार्मोन्स पे। किस पे कर रहा है? हार्मोन्स पे। अगर सपोज मान लो, अब मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा अभी, कि हार्मोन्स का चेंज, जैसे आपने देखा होगा आपके अंदर प्यूबर्टी आई है, आप मैच्योर हो गए, आपकी दाढ़ी मूछ आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आपके अंदर प्यूबर्टी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन होने लगा, जिससे क्या होगा कि आपकी प्यूबर्टी की पहचान कैसे होती है? जब आपके अंदर सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन होने लगता है। तो ऐसे हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं लगातार, या हम दिन भर दुखी रहते हैं, सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, वो सब डिपेंड करता है हमारे हार्मोन्स पे। आपको गुस्सा कितना आ रहा है, तभी तो मैं कहता हूँ जब आपको गुस्सा आता है, जैसे आपकी बॉडी में आपने देखा होगा, जब आपको लड़ाई हो रही है, आपके फादर की हो रही है मान लिया, या आपके फ्रेंड की हो रही है लड़ाई, आप लोग शांत हो थोड़ी देर, लेकिन उसके बाद आपने देखा अरे मर गया, बहुत बात आगे हो गई, सही है, पापा की लड़ाई हो रही, फिर आप लोग ऐसे जाते हैं एकदम शैतान, भाई आपका हार्ट बीट तेज हो गया, सही है, आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, आपके प्यूपिल डायलेट हो गए, आपका जो हाथों के बाल है वो खड़े हो गए, और आप लोगों को इतना गुस्सा आता है, आप लोग कहते हो मैं तुझे काट डालूंगा, ये कर दूंगा, सही है। वो बेटा आपकी गलती नहीं है, किसकी गलती है? आपके हार्मोन्स की। आपके अंदर जैसे बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, पढ़ाऊंगा आपको, एक उसका नाम होता है, जैसे आपको बोलूं तो नेफ्रेलिन या नॉरएड्रेनालिन होता है, बहुत सारे नाम होते हैं, बताऊंगा आपको, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो बेटा जैसे उसका सीक्रेशन हुआ, आपके अंदर तुरंत क्या हुआ? गुस्सा आ गया।
जैसे आपने देखा होगा, तो जितने भी हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं लगातार, जितने भी, वो सारे कौन करता है? हार्मोन्स करता है, और वो सीक्रेशन होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड है, पीनियल, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, बहुत सारी ग्लैंड है, ठीक है। हम लोग सबके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग पहले ये बताओ, आज आप लोग एंजाइम हार्मोन के बारे में क्लियर हुआ? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं एंजाइम की बात करूंगा तो, हार्मोन की बात करूंगा तो, क्लियर हुआ? ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है ये, इधर देखो, कह रहा है लीवर। लीवर मतलब जानते हैं सब लोग, लीवर आपके अंदर भी है और इनके अंदर भी है। कह रहा है लीवर सीक्रेट्स बाइल। क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। क्या करता है? बाइल जूस। और एक बात और बताऊं नॉलेज के लिए, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होता। बाइल जूस में क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। आगे कह रहा है बेटा दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। किसमें स्टोर होता है ये? गॉल ब्लैडर में। आपने गॉल ब्लैडर का मतलब क्या होता है? पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। और इसको हिंदी में बोलते हैं बाइल जूस को पित्त रस। और ये किससे बनता है? पित्ताशय से नहीं बनता है, लीवर से बनता है। और स्टोर किसमें होता है? पित्ताशय में। तभी तो आपने देखा जितनी भी आपको प्रॉब्लम होती है डाइजेस्टिव से संबंधित, वो लगभग डॉक्टर यही एक बात डेवलप मार देता है, लीवर से प्रॉब्लम है। क्या मार देता है डेवलप? लीवर में प्रॉब्लम है। क्योंकि वो लीवर से इसलिए कहता है, और आपको पता है लीवर में जब प्रॉब्लम होती है तो आपको फैट खाने को मना कर देता है डॉक्टर। कहता है कि ज्यादा आप घी तेल ना खाओ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा होता है, लीवर से जो बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस क्या करता है? जो फैट होता है उसका इमल्सिफाइड करता है, मतलब उसका हम बोल सकते हैं डाइजेशन करता है एक पार्ट से। जब आप ज्यादा खाओगे तो आपको लीवर में अगर प्रॉब्लम है तो आप ज्यादा नहीं खा सकते, ठीक है। वो अगले डाइजेशन बात करेंगे अच्छे से। कह रहा है दैट इज स्टोर्ड किसमें बेटा? गॉल ब्लैडर में। अब इधर देखो, पैनक्रियास और डाइजेस्टिव ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है? डाइजेस्टिव, या बोल सकता हूँ मिक्स ग्लैंड है। कैसी है? मिक्स ग्लैंड है बॉडी की है। और लीवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड। कौन सा है? लीवर है। अब यार देखो, पैनक्रियास और डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या करती है बेटा? पैनक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन करती है। किसका करती है? अब पैनक्रियाटिक जूस में क्या होगा? एंजाइम्स होंगे बहुत सारे। क्या होंगे? एंजाइम्स। एक बार डायग्राम देख लो, ये देखो इसका इंटरनल बॉडी है। क्या है? इंटरनल बॉडी ये। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये देखो हार्ट है इसका। क्या है बेटा? क्या हुआ? प्यास लग रही है आपको? पानी पी लो। प्यास लग रही है आप लोगों? सही है सब लोग? बताओ ठीक हो? तो आ जाओ। देखो ये क्या है? हार्ट है, सही है, हमारे पास भी है। इसके पास ये देखो ईसोफेगस है। क्या है? अभी ईसोफेगस के माउथ से हो क्या ही होगी ऐसे। इसके बाद देखो ये क्या है बेटा? लीवर है। क्या है? इसके बाद गॉल ब्लैडर ये है, जहाँ पे बाइल जूस क्या होता है? स्टोर होता है, वो है। इसके बाद ये क्या है? लंग्स है। क्या है बेटा? लंग्स है। इसके बाद ये फैट बॉडी लिखा है। किडनी, किडनी का काम क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन। इसके बाद तुम्हारा देखो ये स्टमक हो गया, थ्रोट का। स्टमक के बाद ये क्या हो गई? इंटेस्टाइन हो गई। क्या हो गई बेटा? इंटेस्टाइन के बाद ये क्या हो गया? रेक्टम, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके बाद ये क्या हो गया? क्लोएका, जो कॉमन चैम्बर होता है। क्या होता है? कॉमन चैम्बर होता है किसका? रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव, यानी कि तीनों का कॉमन चैम्बर होता है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोएका। तो ये तुम्हारा यूरिनरी, ये तुम्हारा नहीं मेढक का यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इसमें यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। क्लियर है इतना? तो सब कुछ ऑर्गन है इसके पास जो हमारे पास है। अगले देखो, तो अभी तक ये बताओ आपको इतना क्लियर है बेटा जितना मैंने बताया है? अभी तक हमने कितना पढ़ा है? इसके पास एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? माउथ से लेके एनस तक होती है, उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो आपको पता है इसके पास भी होंगी, लीवर भी है, पैनक्रियास भी है। यहाँ पे देखो ईसोफेगस भी है, फायरिंग्स भी है, बक्कल कैविटी भी है, और इसके बाद स्टमक भी है, और इसके बाद इंटेस्टाइन भी है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अगले देखो क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा जो ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो क्या करती हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन करती है। क्या करती हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन। आगे कह रहा है फूड इज कैप्चर्ड बाय, बेटा यहाँ देखो, कह रहा है फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइल ऑफ टंग। इसके पास क्या होगी? टंग भी हो गई भाई, टंग भी तो होती है, सही है। अगले कह रहा है डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl। आपके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? तीन एंजाइम, तीन चीजें होती है, म्यूकस होता है, HCl होता है, और एक होता है बेटा तुम्हारा एंजाइम जिसे बोलते हैं पेप्सिन। क्या बोलते हैं? पेप्सिन।
यहाँ पे देखो कह रहा है HCl होता है एंड गैस्ट्रिक जूस में होता है ये सब सीक्रेटेड फॉर्म फ्रॉम द बाल ऑफ द स्टमक। मैंने कहा था, देखो एक बार सुन लो फिर से। सबसे पहले हमारे पास तो सलाइवरी ग्लैंड होती है, इधर देखो क्या होती है बेटा। दूसरा हमारा जब फूड कहाँ जाएगा, देखो पहले यहाँ डाइजेशन हो गया, इसके बाद हमारा फूड जाता है कहाँ, स्टमक में। कहाँ जाता है, स्टमक में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब होता है उनसे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है। क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये बात समझ गए आप लोग। दूसरी अगर हम बात करें, हमारा फूड फिर क्या डाइजेशन होगा, तो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में होगा। यानी कि वहां पे क्या होता है, लीवर से आता है बाइल जूस। कौन सा जूस बेटा, बाइल। और पैनक्रियास से क्या आता है, पैनक्रियाटिक जूस। और इनके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इससे फूड क्या करता है, डाइजेस्ट होता है। इसके बाद अगर डाइजेशन की बात करें तो ड्यूडेनम वाले पार्ट से अगले जाता है। और उसके बाद जो फाइनल डाइजेशन होता है वो होता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूस से, जैसे बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। क्या बोलते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई। अब यहाँ पे इतना समझ सकते हो आप लोग कि बेटा यहाँ पे कह रहा है कि HCl गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड बाय द फ्रॉम द बॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक के बॉल में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जहाँ से एंजाइम का सीक्रेशन होता है, फूड का क्या होता है, डाइजेशन। दूसरी बात समझो यहाँ पे, एक बात और बेटा मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान समझो। मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोगों ने खाना खाया, जब हम लोग चबाते हैं खाना, चबाते नहीं चबाते हो, ये खाना यहाँ रखा, इसका सीधा अंदर। चावल बहुत ऐसे लोग खाते होंगे ना, यहाँ रखा, इसका सीधा अंदर। ऐसा होता है, नहीं होता है। मैं ये होता है, कौन करता है, तू करता है, तो चबाया करो खाना को। इसके बाद सुनो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फूड डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, माउथ से, यानी कि बक्कल कैविटी से। तुम्हारा बेटा 30% डाइजेशन जो यही रहता है, कहाँ, बक्कल कैविटी में। कहाँ होता है, तुम लोग बोलो बेटा, एक्टिव रहा करो। मैं लगातार बोल रहा हूँ घंटे से, आप लोग बोलो। इसके बाद देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका फूड यहाँ से स्टार्ट हो गया डाइजेशन होना, सही है। इसके बाद कहाँ होगा, स्टमक में होगा। जब हम लोग फूड को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। लेकिन जब हम निगलते हैं खाना को यहाँ चबाने के बाद, तो उसको फूड नहीं बोलते, फिर बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं बेटा, बोलस। बोलस का मतलब होता है कि यहाँ से हमारा एक बक्कल कैविटी से लेके और कहाँ तक, स्टमक तक, उसको क्या बोलेंगे, बोलस। जब स्टमक में जाने के बाद, सुनो, जब स्टमक में जाने के बाद फूड हमारा रुकता है 4 से 5 घंटे। कितने घंटे, 4 से 5 घंटे रुकता है। और वहां पे मिलता है गैस्ट्रिक जूस। क्या मिलता है, गैस्ट्रिक जूस जब मिल जाता है, डाइजेशन फूड का हो जाता है, उसके बाद जब स्टमक के बाद फूड अगले बढ़ता है और कौन से पार्ट में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में, तब उसको हम बोलस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं बेटा, काइम। काइम का मतलब होता है सेमी डाइजेस्टिव फूड, यानी कि आप फूड का आधा डाइजेशन हो चुका है। और जब इंटेस्टाइन में फूड आता है, खाना आता है, तो उसके बाद उस खाना को ना तुम बोलस बोलोगे ना खाना बोलोगे, क्या बोलोगे, काइम बोलोगे। क्या बोलोगे, काइम। और जब ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, वहां पे लीवर से बाइल जूस और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस मिल जाता है, तो उसको काइम नहीं बोलते, फिर बोलते हैं काइल। क्या बोलते हैं, और काइल लगभग डाइजेस्ट हो जाता है। और उसके बाद हमारा फाइनल जो डाइजेशन करता है वो करता है इंटेस्टाइनल जूस। कौन करता है, इंटेस्टाइनल जूस। तो हम वो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। मुझे लग रहा था ये लिखा हुआ होगा। अगले देखो, कह रहा है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्टेड का मतलब है कि अब डाइजेशन फूड हो चुका है लगभग, और उसको बोलना है हम लोग क्या, काइम। और मैंने क्या बोला, काइम कब बोलते हैं, जब फूड हमारा स्टमक में गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है, स्टमक के बाहर आता है। जब आप लोग वोमिटिंग करते हो, उल्टी करते हो, उल्टी क्या होता है, सीधी क्या होती है, उल्टी बोल रहे हैं। वोमिटिंग करते हो तो क्या होता है, आपका फूड कहाँ से आता है भाई, स्टमक से तो आता है। आपका फूड 4 से 5 घंटे स्टमक में रहता है। आप लोगों ने कभी दावत में ज्यादा खाना खा लिया, वहां पे देखा कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। उसके बाद डट गया, निकले नहीं वहां से, खाते रहे, फूड पॉइजनिंग हो गया। क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग। अब क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हुआ तो अब आपको क्या लग रहा है, वोमिटिंग करने का। तो जो आपका फूड आता है वो कहाँ से आता है, स्टमक से। कहाँ से आता है, स्टमक से। ऐसे ही आपने, हमारे स्टमक में क्या होते हैं, स्पिंचर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा, स्पिंचर।
मैं बात करूंगा अगले, आपको डिटेल डॉक्टर बना दूंगा, आपको पूरा टेंशन ना लो। लेकिन अभी ये मेढक चल रहा है, अगर ह्यूमन चल रहा होता तो बहुत डिटेल पढ़ते हैं। स्पेंसर लगे होते हैं, आपने देखा छोटा बच्चा होता है, क्या होता है छोटा बच्चा, उसके स्पेंसर वेल डेवलप नहीं होते, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। आपने देखा उसको दूध पिलाते हैं, थोड़ी देर बाद दही निकाल देता है, वो रहता है। वरना आप लोगों ने दूध पिलाया, अब वो स्टमक में गया दूध, स्टमक में उसका डाइजेशन हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा था स्टमक में कितने रुकता है, 3 से 4 घंटे रुकता है। अबे तब तक बच्चा क्या करता है, किसी ने उल्टा कर दिया या वो उल्टा खुद से हो गया। अब जैसे ही उल्टा होता है तो हमारे तो स्पिंचर जो होते हैं वेल डेवलप हो गए हैं, हम तो कितना भी उल्टा हो खाना निकलेगा बाहर। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनका खाना क्या होता है, तुरंत बाहर निकल जाता है। वो पीते क्या, दूध ही पीते हैं, और दूध तुरंत दही निकाल देते हैं बाद में। तो उसका रीजन यही होता है कि उसकी जो इसका जो स्टमक होता है वहां पे स्पिंचर होते हैं, वेल डेवलप नहीं होते। और उसके क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मठा बेटा, मठा कौन सी कंडीशन में करता है मुझे नहीं पता है। चलो इधर आ जाओ। और बेटा ये देखो, जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, तो उसका ऐसा नहीं खाली स्पिंचरी वेल डेवलप नहीं होते, उसके नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप नहीं होता। आपने देखा छोटा बच्चा होता है, किसी गर्म चीज को पकड़ लेगा तो रोता तो रहेगा लेकिन तो छोड़ेगा नहीं। देखा होगा आपने, जैसे उसने कोई लकड़ी पकड़ ली गर्म, तो पकड़ ली तो उसका हाथ तो जल जाएगा, लेकिन उससे इतना अकल नहीं आएगा कि इसको छोड़ दूं, रोता रहेगा कि दर्द हो रहा है मुझे। इसका मतलब क्या है कि उसका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं है। उसके बाद आपने देखा होगा कि वो सो रहा है और क्या कर देता है, यूरिन कर देता है बेड पे, मतलब पेशाब कर देता है ना, मूत्र विसर्जन। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में भी स्पिंचर होता है, इसे बोलते हैं यूरेथ्रल स्पिंचर। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल स्पिंचर। और वो उसका क्या नहीं होता है, वो भी उसका वेल डेवलप नहीं होता है। ये सब आपने भी किया होगा, कैसे कर रहे हो। चलो अरे बेटे ये देखो, तो ये समझ लिया आप लोगों ने, आगे आ जाओ। चलो बच्चे के बारे में कभी आपको नॉलेज देंगे पूरी, कि बच्चा कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चे को कैसी संगत रखना चाहिए। हाँ हो गया, मुझे पता है, दिख रहा है, रुक जाओ। इतना पढ़ लो बेटा, तक डैश सिस्टम खत्म कर लो, ठीक है। इधर आ जाओ, ये देखो, मैं आपको नॉलेज दे दूंगा बायोलॉजी में कि आप लोग कभी डॉक्टर बन जाओगे अच्छी खासे, और आप लोग डॉक्टर के पास कभी जाओगे तो अपनी नॉलेज जान सकते हो आराम से। जैसे मैं गया था, मुझे डेंगू हुआ था। क्या हुआ था, मैंने बताया, आप लोग नहीं बताया था। मैं डेंगू हुआ था, तो मैं लगभग 100% चीज जानता हूँ। 100 तो नहीं बोल सकता, 95% चीज जानता हूँ, बॉडी के बारे में या किसी और के बारे में, बायोलॉजी के बारे में पूरा जानता हूँ। तो क्या हुआ, मुझे डेंगू हुआ, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो पता नहीं भगवान की कृपा थी, बच गया। तो क्या हुआ, क्योंकि प्लेटलेट्स जो रह गई थी, वो रह गई थी 30,000 लास्ट। और वो मेरी गलती में से नहीं थी, गलती मेरी क्या थी कि मुझे जो इंजेक्शन होता है सुई, वो लगवाते हुए डर लगता है। मैंने कभी लगवाई नहीं है, कभी भी नहीं लगवाई है। फर्स्ट बार हुआ था तो लास्ट ईयर हुआ था, पहली बार जो मैंने अपने होश में लगवाई, पहली बार है। कौन, हाँ मतलब ऐसे तो ये तो एक नॉर्मल केस हो गया, लगवानी वैसे मतलब अपनी इच्छा से डॉक्टर के पास गए, भाई हम इंजेक्शन लगा दो या दवाई, ऐसा कुछ दवाई खा लेता हूँ। ये देखो भाई, तो क्या हुआ कि मुझे लग रहा था कि मुझे फीवर आ रहा है, घर से फोन आ रहा था कि टेस्ट करवाओ। मैं करवा नहीं रहा था क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ता। मैं लगातार चीजों को टहला रहा था कि कल करवा लूंगा, दवाई खा रहा था सिंगाम ला के, और कल खा लूंगा, परसों करवा लूंगा। जब मुझे लगा कि यार तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, मतलब मुझे अपने आप में लगने लगा ना कि आप लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। तो एक स्टूडेंट है, मेरा बच्चा है, उसे पता लगा कि मुझे फीवर आ रहा है, उसने मुझे अपनी बैग पे बैठाला, बोला सर लैब नहीं चलना है, हम वैसे चलना है दवाई लेने, मैं दिलवाऊंगा, मैं चलूँ। उसने लैब पे ले जाकर रोका, बोला सर अब इंजेक्शन लगवा लो, एक बार लगवा लो, टेस्ट करवा लो। और जब टेस्ट करवाया तो मुझे डेंगू हुआ। तो ये डेंगू टाइफाइड दोनों जैसे को कहते हैं। अब क्या हुआ, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो वहां पे क्या होता है, आपको देखा होगा हॉस्पिटल में जो नर्स होती हैं, नॉर्मल होती नहीं, लड़कियां होती हैं, उनका सैलरी तो होता है बहुत कम, लेकिन उनका एटीट्यूड होता है बहुत ज्यादा। उनका एटीट्यूड एक एमबीबीएस डॉक्टर ज्यादा होता है, एमबीबीएस का फिर भी कम होता है। एमबीबीएस फिर भी आगे कहता है और मतलब वो पूछता है अपने बारे में, कुछ बताता है। और जो नर्स होती है उनका एटीट्यूड बहुत हाई होता है। वो तो ऐसे तुम्हें यही बताएंगे खाना तुमने क्या खाया, तुमने कहीं दो के सामने ये खा लिया, क्यों खा लिया, तुम मर जाओगे। उन्हें खुद नॉलेज नहीं है कि क्या नहीं है। अब उन्हें क्या पता ये क्या, कौन है, कैसा क्या। मैं तो आराम से लेटा था। तो तुमने देखा होगा ऐसे लोग जो हमारे फादर होते हैं, फादर मदर,
वो हम लोग बहुत फिक्र करते हैं, आपको पता ही होगा। अगर डॉक्टर कोई इतना बता रहा है तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं इतना नहीं, तुम इतना बताओ, लेकिन बच्चा हमारा सही हो जाए, मतलब इतना ज्यादा फिक्र करते हैं। डॉक्टर लूट रहा है लगातार। तो अब तुम खुद बीमार हो, दूसरा है तो तुम आकर बता सकते हो। अब तुम खुद बीमार हो, खुद पापा से कह रहे हो कि पापा ऐसा मत करो, तो कहेंगे तू शांति लेटर है ना, तुझे क्या टेंशन है। तो अब वो जैसा आती वो वहां देखा था कंपाउंडर जैसा आता, लड़का आता लड़की आती, वो मम्मी पापा को जो भी बताते मम्मी पापा तुरंत भाग के कर रहे थे। तो उस टाइम मेरी सीरियस बहुत हालत खराब थी, तो मैं सोच रहा था यार बच जाऊंगी, सही है। तो उस टाइम तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे लगा 2 दिन के बाद कि सही हो गया अब तो हल्के लगे, मतलब मुझे लगा, तुम्हें फील होने लगा अंदर से कि मैं सही था, अब सही हो गया। तो वो मैंने उससे कहा मैंने रिपोर्ट देना, मैं रिपोर्ट देखने के लिए सोच रहा था कि मैं देख लूँ क्या क्या है, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ क्या क्या है नहीं क्या नहीं है। तो मैं देख रहा था अपने अकॉर्डिंग देख के, फिर मैं अपने फादर को बोल दूंगा पापा छुट्टी करवा लो, सही हो गया मैं। लेकिन तो पता घर वाले मानेंगे नहीं तो डॉक्टर नहीं कहेगा, मुझे पता होता है। तो क्या हुआ, वो आती मेरे पास, आने के बाद मैं उनसे कहा ये रिपोर्ट देना मुझसे, उसने पहली बार तो मेरी बात को इग्नोर कर दिया, चलेगी मेरे कोई बात नहीं। वो लोग एक्चुअली दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। दूसरी बार मैंने फिर कहा मतलब दोबारा रिपोर्ट आई, रोज होती थी ना सुबह शाम दोनों टाइम होती थी, शाम को आई रिपोर्ट, मैंने कहा रिपोर्ट दिखाना। अब वो एटीट्यूड में बहुत ज्यादा, क्या करोगे रिपोर्ट देख के, तुम मरीज पेशेंट तो लेटे रहो आराम से। अरे मैंने कहा दिखाओ तो मुझे देखना है। फिर मैंने देखा सब कुछ, तो फिर उसके बाद में फिर मैं कुछ बातें हुई मुझसे, तो मैंने कहा फिर वो समझ गई ये कौन है। तो ऐसा होता है कि आप लोग सीधे वहीं पहुंच जाते हो। समझ नहीं गई, मतलब वो जान गई कि ये टीचर है और ये यानी कि अच्छे खासे डॉक्टर बच्चों को पढ़ाते ही हैं। जब कोई ये समझ जाएगा कि डॉक्टर ही बनाते हैं तो वो फिर आराम से बात करेगा। फिर वो पता क्या करती थी, पहले वो रिपोर्ट मुझे दिखा देती थी, उसके बाद डॉक्टर दिखा देती अगले 2-3 दिन। तो मैंने कहा ऐसी करने के लिए मैं कह रहा था, क्योंकि जब आप लोगों को नॉलेज है तो आप लोग क्यों किसी से दबोगे और क्यों आप लोग दूसरे के ऊपर निर्भर रहोगे। लेकिन आपको पहले नॉलेज भी तो होना चाहिए, आपको पता भी तो हो कि हमारे अंदर कौन सी सेल है कौन सेल नहीं है, तो आप लोगों को ये सब नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेटा